क्या बात है। शिव सर बड़ा मस्त गाना चला रखा था हमने तो। एक मिनट, अभी कौन कौन नहीं आ रहा है। हेलो। नहीं, मेरी माइक की आवाज तो अभी नहीं आ रही। मुझे तो सुनाई हाँ, दे रहा है। आगे 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 सर, आगे आगे। ठीक है ठीक है सर, इसमें ना वो फोन वाला रिंगर रहता है उस पर ठीक है। ठीक है सर। और कौन रह गया। शिवराम सर, गोपाल सर, धीरज सर। हेलो सर, क्लास में ऑनलाइन नहीं हो रहे आप अभी। हाँ ठीक है सर, ठीक है।
दीपक सर, सर येशन बोल रहा हूँ सर। क्लास क्लास में नहीं आ रहे आप? हाँ, भी होने वाला है, 2 बजे से स्टार्ट होगा ना संडे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अभी ऑन वो नहीं हुआ था, आपका लॉगिन नहीं हुआ था इसलिए। मिलती है। अगर आपको बोर्ड चाहिए तो मैं बोर्ड किसी और से लेके दूंगा, तो फिर उसके पैसे जुड़ जाएंगे, या फिर मतलब ओके गाइस, तो
इस बार हम बैच में सिर्फ 6 बंदे ही हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे साथ गोपाल सर, चलो। तो आज का हम अपना ये क्लास सेशन, सबको आवाज आ रही है मेरी? अगर एवरीवन में मैसेज करेंगे, रिप्लाई करेंगे तो पता चलेगा मुझे। सबको मेरी आवाज आ रही है तो ओके कर दीजिए। ओके, तो ओके ओके ठीक है। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है, तो अभी मैं स्क्रीन अपनी ऑन कर दूंगा, तो अभी मैंने किया नहीं है। आज जो हमारा ये सेशन ऑन होने वाला है, ये हम जो स्टडी करेंगे आज, ये हम पीसीएच के ऊपर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो लास्ट सेशन में नवंबर में जिन्होंने मेरी क्लास, मेरे पास अभी यहाँ पे शायद धीरज सर हैं जो कि नए हैं, और बाकी सब तो पुराने ही हैं। तो आप लोगों उनको जो नवंबर में जो हमने स्टडी किया था कि ऑन बटन से पहले और ऑन बटन के बाद में क्या होता है, तो जनरली ऑन बटन के बाद में तो अपना यही होता है कि SLP 5, 4 और 3 जो है आपका ये रिलीज होता है, तो वो अपने अलग अलग सप्लाईज को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स, ओके ओके ओके, ठीक है। ये स्क्रीन सबको नज़र आ रही होगी मेरी। तो उस समय जो हमने पढ़ा था नवंबर क्लासेस में, हमने क्या पढ़ा था कि जो हम ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं, तो उसके बाद में जो हमारा रिज्यूम हुआ हुआ सेटअप होता है पूरे का पूरा, जो कि HM और IO के बीच में एक मिनिमम स्टेज क्रिएट हो जाता है कि अभी ये स्टैंड बाय मोड में है, भागने के लिए तैयार है। लेकिन रिज्यूम रीसेट एक ऐसा फंक्शन था जिसने सबको रोक के रखा हुआ था। उन्होंने सब, उस सिग्नल ने सबको पॉज किया हुआ था। प्ले करने से पहले, प्ले तो है सब कुछ, यानी स्टैंड बाय में है, पॉज बटन दबा हुआ है, जैसे हमारा टेप रिकॉर्डर में लास्ट टाइम पहले जो हमारा आता था कैसेट्स में जो हम करते थे पॉज बटन, तो रिज्यूम रीसेट एज ए पॉज होता है। तो पॉज हमने ऑन ऑफ बटन दबाया तो हमारा एक ट्रिगर पॉइंट पीसीएच में जाता है, वो इंडिकेट करता है कि अभी जो है एक मैनुअल फंक्शन जो यूजर इंटरेक्शन था कि यूजर अब रेडी है सिस्टम को आगे काम करने के लिए सिस्टम पे, तो अभी इसको फर्दर वर्क करना है। तो ऑन ऑफ बटन जो होता है उसका इंडिकेशन होता है एंड यूजर की तरफ से सिस्टम के लिए। तो रिज्यूम जो होता है वो आपका रिज्यूम जो होता है वो डिसेबल हो जाता है। वो हैश होता है तो अनेबल पे उस पर वोल्टेज नहीं मिलेगी, और डिसेबल मोड में उस पर 3.3 वोल्ट हो जाती है, क्योंकि वो हैश सिग्नल होता है, रिवर्स में काम करता है वो। तो रिज्यूम अपना आपका क्या हुआ, रिलीज हो गया, ठीक है। तो रिज्यूम रीसेट जब आपका डिसेबल होता है तो उसके बाद में आपका जो सप्लाईज रुकी हुई होती हैं, यानी जो अनेबल्स वोल्टेज होती हैं, SLP स्लीप मोड अनेबल है, 5, 4 अनेबल है, 3 अनेबल है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपका डिसेबल होने लग जाता है। जैसे कि हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखते हैं, ये एक पूरा आर्किटेक्चर बनाया मैंने। ये ऑन ऑफ बटन के बाद प्रेस करने के बाद का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपके सामने कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये सप्लाईज वैसे तो ये आपको, अगर आप किसी सिमेटिक में देखेंगे तो आपको नॉर्मली ये मिलेगा स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या है, लेकिन वो एक्चुअल में किस सेक्शंस में जाकर किन किन सेक्शंस को एक्टिवेट करता है। अच्छा, ये जो हमारा अभी जो आप सामने स्लाइड देख रहे हैं, ये हमारा वी आर ऑन रिलीज होने तक है। यानी वी आर ऑन एक ऐसा सिग्नल है जहां पे आपका ईसी और पीसीएच का
जो पार्ट प्ले है एक प्रोसेसर को शामिल करने से पहले, यानी कि हम बोलें तो इसको ये हमारा एक सस्पेंडेड स्टेट जो हम जिसे बोलते हैं सिस्टम का सस्पेंडेड स्टेट, एक चिपसेट का सस्पेंडेड स्टेट था जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि उसमें आपकी कौन कौन सी सप्लाई, पीसीएच वाली सप्लाई जो रिलीज होके पीसीएच को सप्लाई देती है आपका, जो जिसमें आपका ड्रीप स्लिप मोड एक्टिव होता है, और ये सब जो फंक्शन था उसके बाद में ये एक्टिवेट होता है। तो वो स्टैंड बाय चिप का स्टैंड बाय है, मतलब चिप एक स्टैंड बाय फंक्शन में है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सिस्टम के स्टैंड बाय की। ओवरऑल सिस्टम एक स्टैंड बाय स्टेट में था, ठीक है। तो वो पीसीएच वाली सप्लाई जो आपकी रिलीज होती थी वो अपनी गई। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंड बाय स्टेट बिल्कुल खत्म हो गया, लास्ट हो गया उसका, और उसके बाद में एक सिग्नल निकलता है नेक्स्ट रन मोड के लिए, यानी कि S0 सुपर स्टेट के लिए हम बोल सकते हैं उसको, जिसके अंदर की आपका प्रोसेसर अभी वर्क करना चालू करेगा, या वी कोर सेक्शन में उससे आगे वो वर्क करना चालू करेगा। तो उससे पहले के ये सेक्शन है, ये सेक्शंस और ये सब चीजें आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्या होगा, जो वी कोर सेक्शन में जो आपकी वोल्टेज सीरियल आईडीज जो निकलती हैं, कई बार दिक्कत आता है सर सब कुछ वीआर ऑन भी आ रहा है, सप्लाई भी आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वोल्टेज आईडीज नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो अभी वी कोर नहीं बनेगी। फिर ऐसा नहीं कि वी आर ऑन आ गया तो आपका वी कोर बनना ही बनना, नहीं, उसके बाद भी आईसी को ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रोसेसर जिसके लिए मैं सप्लाई बना रही हूँ वो जो है वो बाकी स्टेट्स में, यानी सस्पेंडेड स्टेट को क्लियर कर चुका है, उसके अंदर जो सस्पेंडेड स्टेट पे जो सप्लाईज आनी चाहिए थी प्रोसेसर पे, वो सिस्टम के सस्पेंडेड स्टेट की वो सारी सप्लाईज प्रोसेसर के पास हैं, ठीक है। तो वो सब होने के बाद में ही क्या होगा कि प्रोसेसर जो होता है वो इंडिविजुअली आपकी कम्युनिकेशन करता है किसके साथ में, पावर वी कोर आईसी के साथ में। तो वो वी कोर आईसी फिर क्या करती है, डिटरमाइन करती है कि ये प्रोसेसर के लिए मुझे वी कोर कितनी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक कम्युनिकेशन बनता है दोनों के बीच में, तो फिर उस कम्युनिकेशन के आधार पे वी कोर आईसी अपनी वोल्टेज वी कोर जनरेट करती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये अभी हम यही समझेंगे कि हमें उस स्टेज पर जाने से पहले, किस स्टेज पर, कि एक मिनट होल्ड करना थोड़ा सा, मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ। एक है ना कि मतलब हमें वी कोर बनाना है, अगर हमें वी कोर जनरेट करना है, ठीक है, तो उससे पहले का मेरा पूरा सिस्टम का सस्पेंडेड स्टेट क्लियर होना चाहिए, ताकि सिस्टम जो है वो एक रन स्टेट में जा सके, ठीक है ना। तो रन स्टेट में जाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको उसके मिनिमम स्टेजेस की पावर सप्लाई सेक्शंस को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, एक तो दो स्टेजेस होगी हमारी, पहले वाली क्लियर हो चुकी है नवंबर में कि बिफोर पावर प्रेस क्या है, और उसके बाद का भी कुछ सेक्शन हमारा क्लियर हुआ, लेकिन अभी उसको भी मैं पकड़ के आपके साथ आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो एक बार मैं इसमें यहाँ पर वो खोलता हूँ, एक सिमेटिक खोल लेता हूँ यहाँ पे, 3521 के ऊपर हम लास्ट टाइम वर्क कर रहे थे, तो वही मैं खोलता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा उस पर समझना। ठीक है, ये हमारा क्या है 3542 का है। तो एक बार हम KB9012 पे चलते हैं, आईसी पे, ये हमारी क्या है, आयो है, ठीक है। KB9012 जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसका इंटीग्रेटेड आपका क्या होता है, इंटीग्रेटेड आपका एम्बेडेड कंट्रोलर होता है, जो कि आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो वो इंडिविजुअली इसके अंदर वर्क करता है, उसको मेन प्रोसेसर से या पीसीएस से कमांड लेने की जरूरत नहीं होती है। तो वो इनिशियली पहले सबसे पहले अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब हमारा पावर बटन प्रेस होता है तो ये ऑन ऑफ बटन, ये वाला हमारा कौन सी पिन पे आया, 114 पे। तो 114 नंबर पिन पे जब हमारा ये बटन प्रेस होता है तो क्या होता है, हमारा एक बटन जो है पी बटन आउट,
ये हमारा स्ट्राइक करता है, ठीक है। ये बटन हमारा स्ट्राइक करता है कहाँ पे, पीसीएच के ऊपर। तो पीसीएच के ऊपर जब ये स्ट्राइक करता है तो उससे पहले पीसीएच का सस्पेंडेड स्टेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो सस्पेंडेड स्टेट आपका बनता है, तो आपका क्या होता है, तो आपके ये S5 S3 आपके रिलीज होते हैं, ये जाते हैं फिर आपका सिस ऑन, और आपका ये सस्पी, ये वाला है सिग्नल, ये आपके दोनों रिलीज होते हैं और ये फर्दर सप्लाईज बनाते हैं। कौन कौन सी सप्लाईज बनाते हैं, ये हम इसमें अभी देख लेते हैं। ये जो हमारा ये खुला हुआ था, ये हमारी कौन कौन सी सप्लाईज बनाते हैं। जैसे ही हमारा ये SLP5 निकला, देखिए ये एक साथ नहीं निकलता है, लेकिन हाँ एक साथ रिलीज जरूर होते हैं, लेकिन दोनों में इनका रिलीज होने का मतलब सिग्नल एक ही है, ठीक है, जो आपका डीप स्लीप वेल होता है। तो जो जैसे ही आपका S5 निकला उसके सर्टेन टाइम के बाद में आपका ये रिलीज होगा। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 30 मिली सेकेंड का इनके बीच में टाइम डिले होता है, या 90 होता है, ऐसा कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। 30 मिली सेकेंड होता है मेरे ख्याल से इसका। तो 30 मिली सेकेंड में जो आपका इनके बीच में जो जंप होता है, उससे पहले आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए इससे रिलेटेड की सप्लाईज का। तो दोनों की टाइमिंग, इनकी टाइमिंग उसी आधार पर रखी जाती है। तो जब आपका SLP5 रिलीज होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसमें कौन सा, इसकी SLP5, ठीक है। SLP5 और SLP4 कई बार यूज नहीं करते हैं हम, तो वो SLP5 से ही डिले किया जाता है, नहीं तो SLP5 आपका और SLP4 एक साथ ही यूज होते हैं जनरली, ठीक है। तो SLP5 जो है आपका, वो आपका सिस ऑन रिलीज करता है, सिस्टम ऑन रिलीज। तो वो क्या करता है, हमारी रैम की सप्लाई बनाता है। तो ये रैम की सप्लाई क्या है, देखो 1.5 वोल्ट बनती है यहाँ पे सबसे पहले। ये हमारे क्या होता है, रैम की जो आप रैम स्लॉट पे जो आप रैम लगाते हैं उस सेक्शन को सप्लाई दे देता है, ठीक है। तो ये आपका रैम का सप्लाई बना। उसके बाद में ये इंडिविजुअल एक ही सिग्नल है जो सिर्फ रैम के लिए काम करता है, क्योंकि सस्पेंडेड स्टेट जो होता है, सिस्टम का जो सस्पेंडेड स्टेट होता है, उसके अंदर सिर्फ एक सप्लाई जनरेट होती है, वो है रैम की सप्लाई, ठीक है। तो अगर रैम की सप्लाई बन रही है, दैट्स मीन आपका सिस्टम सस्पेंडेड स्टेट में है, तो एटलीस्ट आपका SLP5 तो रिलीज हो गया, ठीक है ना। तो SLP5 अगर आपका रिलीज हो गया, दैट्स मीन SLP4 भी होना ही होना है, और SLP3 भी होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर में सिर्फ RC सर्किट जो होता है हमारा, जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के थ्रू, एक टाइम डिले डालते हैं, जैसा हमारा EC रीसेट में हमने किया था कि सप्लाई डायरेक्ट आ रही है EC के ऊपर, और फिर एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक टाइम डिले हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब तक वो कैपेसिटर फुल नहीं होगा अपनी एक लेवलिटी पे, तब तक वो सप्लाई उस पिन तक नहीं जाएगी फुल्ली लोड होकर, ठीक है। तो वो कैपेसिटर से ही वो टाइम डिले आपका मैनेज होता है। तो इसी तरीके का टाइम डिले इससे मैनेज होता है, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई जैसे ही बनता है तो आपकी सस्पेंडेड स्टेट में आ गई। तो अभी आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि रैम की सप्लाई बनी ना, दैट्स मीन आपकी बाकी सप्लाईज भी बननी चाहिए। अगर उस केस में कोई सप्लाई नहीं बन रही है, तो आपको देखना है कि इन दोनों के बीच की टाइमिंग क्यों गड़बड़ा रही है, ठीक है। उसका कारण हो सकता है कि आगे किसी सप्लाई में शॉर्टिंग हो, ठीक है ना, और या फिर ये हो सकता है कि कोई कनेक्टिविटी ना बन रही हो या पावर गुड ना निकल रही हो। लेकिन जनरली थर्ड जनरेशन के बाद में ना आपका, मतलब सेकंड जनरेशन के बाद में ना, आपको एक चीज इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पर, ये होता है VCC-SA। VCC-SA एक्चुअल में क्या होता है, जो हम फर्स्ट जनरेशन में और उससे पहले के मदरबोर्ड में ना प्रोसेसर के लिए एक VTT सप्लाई यूज करते थे, ठीक है। तो वो VTT सप्लाई क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि VCC-SA एज ए VTT सप्लाई। अभी क्या है, इसी VTT सप्लाई को इन्होंने सर्विस एजेंट का नाम दे दिया, और ये इंडिविजुअली आपका रैम की इंटरनल मेमोरी जो होती है आपकी, ALU यूनिट जो होता है उसको सप्लाई देता है, इंटरनल मेमोरी को सप्लाई देता है, ठीक है। और जो आपका ग्राफिक इंजन जो होता है, ये भी आएगा आपका लास्ट में, जब आपका कन्वर्जन और ये सब हम कैसे करते हैं, और सॉरी, तो ये हमारा कि उसकी सप्लाई को हम कैसे मॉड्यूलेट करते हैं। तो वो डिस्प्ले इंजन क्या होता है, वो आपका एक ग्राफिक इंजन जो होता है वो प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ड्राइवर सेक्शन होता है, देखो ड्राइवर सेक्शन क्या है, ये LVDS वाला, LVDS DMI और FDI पे आपकी 1.8 वोल्ट VS जाती है उसको एक्टिवेट करने के। PLL होती है आपकी फेस लोड लूप होता है। तो ये क्या होता है, ये आपके
सप्लाईज होती हैं ये इंडिविजुअली इसमें डिवाइड होती हैं। ग्राफिक इंजन यहाँ होता है, ड्राइवर इधर होता है, ठीक है ना। तो VCCS से क्या होता है, एक एजेंट है, एजेंट सप्लाई है जो उसके अंदर के सिस्टम को मेन PCI एक्सप्रेस वाला हो गया, कम्युनिकेशन VCCIO वाला हो गया इसका, तो उन सेक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए ये सप्लाई वहां जानी जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो काम नहीं करेंगे, VTT सप्लाई, मेमोरी और प्रोसेसर जनरेट अंदर का, प्रोसेसर के अंदर का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो नहीं जनरेट होगा, तो क्या होगा, उससे होने से ये होता है कि आपकी सीरियल वोल्टेज आईडीज नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, क्योंकि वो भी एक प्रोग्रामेबल है। सीरियल वोल्टेज आईडीज यानी कि वो प्रोग्रामेटिकल जाएगी आपकी सीरियल वाइज, एक ही सिंगल के वायर के ऊपर, जैसे सिंगल वायर कम्युनिकेशन होता है अपना, ठीक है। तो उसके ऊपर ही ये अपना कैसे जाता है, एक सीरियल मोड में जाता है। पहले क्या होता था, VID1, VID2, VID3 ऐसे करके आपके 6 या 7 आपके वो होते थे, तो उसमें से उसको मैनुअली क्या किया जाता, 1.05 वोल्ट से हाई और लो किया जाता था। वो क्या होता था, वो हमारा मैनुअली सिस्टम होता था। जैसे हम अगर पुराने, जैसे अपने ये गोपाल सर हैं, ये पुराने काफी टाइम के, तो ये जानते होंगे कि फर्स्ट आपका P1 और P2 के अंदर प्रोसेसर के लिए ना जंपर्स आते थे, ठीक है, कि इसकी इतनी सप्लाई बनानी है, इसकी इतनी सप्लाई बनानी है। तो वो जो जंपर होते थे वो इन्होंने प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे कर दिया, उसको हमें फिर मैनुअली उसे छेड़ने की जरूरत नहीं होती थी, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका बनता है। अभी वो क्या होता था, वो आपका पैरेलल मोड होता था, जो हमारा जैसे हमारा पहले हार्ड डिस्क पाटा आती थी, अभी साटा आती है, मतलब वो पैरेलल ATA था, अभी ये सीरियल ATA है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर मल्टीपल डेटा जाता है। तो ऐसे ही हमारा सीरियल आईडीज होता है कि आपके लिए एक ही वायर के ऊपर लो हाई, हाई लो, हाई लो करके एक आपका बिट या बाइट आपका जनरेट किया जाता है, जिसके अंदर आपकी 7 डिजिट्स की इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन आपकी आईसी कैच करती है। तो उसके लिए ये सब चीजें एक्टिवेट होना जरूरी है कि VCCS से आपका एक्टिवेट हो। ये सर्विस एजेंट है जो आपका मेन प्रोसेसर की वोल्टेज आईडीज के लिए इंटरनली सप्लाई को जनरेट करता है, ठीक है। और एक 1.05 होती है वोल्ट आपकी VCC, ये वाली क्या होती है आपकी VCCIOs जो होते हैं। अच्छा, ये VCCIOs दोनों तरफ होते हैं, जहाँ पे प्रोसेसर में भी और PCH में भी, तो ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है जनरली। तो हम कह सकते हैं कि ये एज ए DMI के रूप में भी वर्क करते हैं, DMI सेक्शन को सप्लाई जाती है। DMI सेक्शन एक्टिवेशन यहाँ पर से होता है, ठीक है। लेकिन VCC इस DMI एक्टिवेशन की सप्लाई के बाद में जो उसके डेटा को कम्युनिकेशन के लिए जो सप्लाई चाहिए वो आपकी यहाँ पर होती है VCCIO वाली, ठीक है। 1.05। अच्छा ये देखिए, अब एक चीज यहाँ पे दो 1.05 के दो रोल है क्या, कि एक तो 1.05 इस चिपसेट PCH की मेन पावर सप्लाई है, ठीक है, और दूसरा यही सप्लाई प्रोसेसर के लिए कम्युनिकेशन का भी काम कर रही है, ठीक है। तो लेकिन इसमें देखो दोनों के अंदर ये इसी लेवल पे इन दोनों को क्यों रखा हुआ है, क्योंकि PCH की जो मैक्सिमम वोल्टेज 1.05 है, एटलीस्ट वो उस लेवल पे डेटा कम्युनिकेशन कर सकता है उस वोल्टेज पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी वोल्टेज फिक्स नहीं है, वीक और कुछ भी वोल्टेज बन सकती है, 1.2 भी बन सकती है, 0.8 भी बन सकती है, 9.5 भी बन सकती है। तो उसको एक फिक्स डेफिनेशन पे हम नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए इसका इंटरनल जो सेक्शन होता है वो इसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सेम वोल्टेज पे डिजाइन होता है, इसलिए हमारा VCCS से बनता है। या फिर ये आपका 1.05 वोल्ट भी आपका कहाँ जाता है, PCH में जाता है, PCH की मेन सप्लाई में जाता है, और यही 1.05 वोल्ट आपका प्रोसेसर में भी जाता है, ठीक है। ये दोनों सप्लाईज आपकी यहाँ पर जाती है, जो आपकी यहाँ पे बनती है, ये देखो 1.5 वोल्ट CPU, ये किससे बनती है, ये 1.5 वोल्ट से बनती है, ठीक है। 1.5 वोल्ट किसकी है, अच्छा ये 1.5 वोल्ट ये रैम के लिए, सॉरी, ठीक है ना। तो लेकिन ये वाली सप्लाई इसमें भी जाती है 1.05 वोल्ट, ये रैम वाली सप्लाई, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। ये 1.5 वोल्ट आपकी रैम के लिए होती है, जो बनती है आपकी, उसी से आपकी प्रोसेसर की सप्लाई भी बनती है, जो कि रैम सेक्शन में जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी प्रोसेसर को रैम से भी कम्युनिकेशन करना है, तो रैम की सप्लाई के बराबर ही उसके सेक्शन की सप्लाई होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर वे में क्या DDR की जो डाटा मॉड्यूलेशन होता है, डबल डाटा रेट जो होता है, हाफ जो आपकी VTT बनती है वहां पे, ठीक है, उसको तभी वो सेम प्रोसेस पे समझ सकेंगे, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे इसलिए दोनों की सब उसी तरीके से जब PCH से उसे कम्युनिकेशन करना होता है, तो उसका इंटरनल सेक्शन जो PCH के साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है प्रोसेसर का,
उसको भी 1.05 वोल्ट पे ही जाना पड़ता है, क्योंकि ईडीपी है। ईडीपी तो खैर आपका कहाँ जाता है, ये मेनली डायरेक्ट सीपीयू से ही डिस्प्ले जाता है, ठीक है। लेकिन ग्राफिक्स सेक्शन जो आपका VCC-SA पे जा रहा है, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए ये, ठीक है। और ये आपका PFG लिख दिया मैंने, ये वो आपका PG है, जो आपका एक्सप्रेस ग्राफिक्स होता है पेरिफेरल वाला, ठीक है, PCI वाला, उसके ऊपर। और DDR सेक्शन के लिए, ठीक है, ये डेटा का इसमें इंटीग्रेशन होता है इसका। तो ये दोनों एक सेम लेवल पे होंगे तो ही ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों के जो VCCI होते हैं, VCCIO जो होते हैं दोनों के, वो सेम वोल्टेज पे होते हैं, क्योंकि PCH जो है VCCIO के थ्रू प्रोसेसर के साथ में कम्युनिकेशन करती है। या हम बोल सकते हैं DMI जो हमारा चलता है, DMI के लिए आपका VCCIO यूज होते हैं, DMI कम्युनिकेशन करने के लिए और DMI सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। वो आपका 1.8 वोल्ट होता है। तो ये हमारा ये सप्लाईज आपके यहाँ पर इस तरीके से होनी जरूरी है। इसको एक बार देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में, कि आपका रैम सेक्शन एक्टिवेट हो गया, रैम की सप्लाई एक्टिवेट हो गई, अभी ये यहीं पर रुक गया, ठीक है। अभी सेकंड आपकी जो रिलीज होती है 4 और 3 को जनरली 4 और 5 को एक साथ यूज करते हैं, तो 3 हमारी उसके बाद में रिलीज होती है। ये टाइम डिले, एक सप्लाई बनी रैम की तो बाकी सप्लाई बननी जरूरी है। अगर नहीं बन रही है तो आप समझ लेना कहीं पे आपका कैपेसिटेंस या टाइम डिले से रिलेटेड कोई फंक्शन वीक हो गया। तो ये उसके बाद में आपका SLP3 रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका SUSP जो है, ये वाली सप्लाई SUSP, ये आपका रिलीज करता है IO, मतलब HM से ये आपका अनेबल डिसेबल हुआ, सॉरी, ठीक है। तो ये जब ये डिसेबल होता है तो यहाँ पे से आपका SUSP वाला क्या होता है, ये भी सिग्नल आपका डिसेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 वोल्ट आने वाली है, ठीक है। तो ये डिसेबल हुआ तो ये आपका सेक्शंस को आगे देता है। तो जिसमें जैसे आपका 3 पॉइंट ऑलवेज आपकी बन के मॉसफेट्स पे रुकती है, फिर उसके बाद में आपका ये क्या बनता है, VS वाली सप्लाईज बनती है, मॉसफेट पे ड्राइव होके बनती है। वो भी देख लेते हैं कैसे बनती है, लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, फिर भी एक बार नजर मार लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1.5 वोल्ट जो आपकी ये बनती है, इसके लिए VS के लिए बनती है, ठीक है, VSP बनती है। ये VSP और CPU जनरली कई बार एक साथ यूज कर ली जाती है, नहीं तो कई बार ये दोनों को सेपरेटली भी यूज किया जाता है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज करें। कई बार ये VS वाली अलग PCH में जाती है अलग से, और CPU वाली यहाँ से अलग से जाती है, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं इसमें अलग है कि इंडिविजुअल है, ठीक है। उसके बाद में आपका 3.3 वोल्ट ऑलवेज से 1.8 वोल्ट VS बनती है। ये सस्पेंडेड सप्लाईज हैं सारी, ठीक है। ये सस्पेंडेड सप्लाईज हैं, यानी कि आपका जो सस्पेंडेड स्टेट है, VS मतलब वोल्टेज ऑफ सस्पेंडेड स्टेट, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड स्टेट की सप्लाई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इन रन मोड, यानी प्रोसेसर सिस्टम जब रन मोड में एंटर करेगा तो ये सारी सप्लाईज आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए। तो ये सप्लाईज आपकी एक्टिवेट होती है। उसके बाद में आपकी 1.05 वोल्ट VCCP होती है। ये कौन सी सप्लाई है, आपकी जो चिपसेट की मेन सप्लाई है, ठीक है, 1.05 वोल्ट VCCP। और उसके बाद में आपकी इसी से रिलेटेड आपकी इसका पावर गुड निकलता है, और वो आपकी VCC-S से जनरेट होती है। वो आपकी कहाँ जाती है, पावर गुड आपका वापस इसमें चला जाता है इसका, ठीक है। VCC-S से किसके लिए बताया था, ये आपका प्रोसेसर के लिए जो आपकी जनरेट होती है, जो आपकी VTT मेमोरी डिस्प्ले इंजन वगैरह को डाटा ड्राइव को आपको PCI सेक्शंस को क्या देती है, वोल्टेज प्रोवाइड कर। ये VTT वोल्टेज है जिसको भी इन्होंने सर्विस एजेंट का नाम दे दिया, ठीक है। तो जब ये सप्लाई बनती है तो उसके बाद में इसका पावर गुड निकल के आगे जाता है। तो ये आगे जाने के बाद में क्या होता है, ये जब आपका IO पे द्वारा स्ट्राइक करता है तो यहाँ से आपका VR ऑन रिलीज होता है। तो VR ऑन कहाँ पे जाता है, आपका vCore ICs में, ठीक है। अभी vCore IC में जाने के बाद में VR ऑन आपका पहुंच गया vCore IC में, ठीक है। लेकिन अभी ये तो एक मेन सेक्शन हो गया, ये ये सिंपल एक पावर सेक्शन हो गया कि VR ऑन देखा होगा आपने कि हर बार आ ही जाता है लगभग, लेकिन vCore नहीं बनता है। यहाँ PCH की 1.05 वोल्ट अटक जाती है बीच में कहीं पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटक जाती है, तो ये पावर गुड यहाँ से रिलीज नहीं होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, इसमें देखो दो फंक्शन है कि आपकी ये सप्लाईज बन रही हैं PCH के साथ में, तो PCH में ये सारी सप्लाईज आपकी जानी चाहिए। उसके बाद में VCC-S से बनती है, वो आपकी प्रोसेसर में जानी चाहिए। उससे पहले दो हमारे पेरिफेरल्स रह गए हैं जो प्रोसेसर से कम्युनिकेशन करेंगे,
एक तो रैम और दूसरा पीसीएच। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो स्टेज वाइज डिफरेंस होता है। यहाँ पे 33 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक आती है तो ये मैक्सिमम उस स्पीड पे आपका काम करता है पीसी, क्योंकि जो एलपीसी है वो 33 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से आपकी कैलकुलेशन करेगा डेटा की। उसके बाद में पीसीएच, पीसीएच आपका 1600 अलग अलग स्पीड पे चलता है, क्योंकि एटलीस्ट ये इसका कम्युनिकेशन इससे फास्ट होता है, इससे ईसी से। तो ये आपका पीसीएच जो होता है फिर वो आगे कम्युनिकेशन करता है किसके साथ में, प्रोसेसर के साथ में। तो अभी एक चीज आप समझ लो कि ये जो फास्ट स्पीड होती है इसकी, जब ये इससे के साथ में कम्युनिकेशन करता है पीसीएच के साथ में, तो ये लो स्पीड पे कम्युनिकेशन करता है, अपनी हाई स्पीड पे कभी कम्युनिकेशन नहीं करता। इसीलिए उस लो स्पीड को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर इससे कम्युनिकेशन करने के लिए अलग से सेक्शन है, रैम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए रैम सेक्शन है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफरिंग जो होती है वो आपकी इन दोनों की डीएमआई के थ्रू होती है, मतलब डीएमआई हम आपस में कम्युनिकेशन करने का काम करता है इसमें। तो ये है हमारा ओवरऑल इसका ये स्ट्रक्चर है। इसको एक बार और रिवाइव कर देता हूँ मैं कि आपका SLP5 ये निकला, रैम बनी, उसके बाद में SLP से ये सप्लाई एक्टिवेट होती है और एक आपकी VCCP होती है। इसके पावर गुड सिग्नल से VCCS से जनरेट होती है। ठीक है, तो VCCS से जनरेट होने के बाद में प्रोसेसर में जाती है, ये वाली आपकी चिपसेट में जाती है, और आपकी VCCS से की पावर गुड दोबारा EC में जाती है, और EC क्या करता है, VR ऑन रिलीज कर देता है। ये इंडिकेशन है कि मुझे VR ऑन, अभी VR ऑन रिलीज होने का मतलब है अभी सिस्टम क्या है, रन स्टेट में जाने को तैयार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि अभी आगे कैसे होगा। तो हम दोबारा सिमेटिक पे चलते हैं, वहां से हम देखते हैं कि ये किस किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे हम एक बार सर्च कर लेते हैं दोबारा, सिस ऑन। सिस ऑन आपका ये रिलीज हुआ, ये 5 मिनट लगेंगे, देखते हैं इसको भी एक बार। ठीक है, सिस ऑन ये यहाँ पर गया, सर्च करो इसे, कहाँ जाता है ये सिस ऑन आ गया आपका। ये लास्ट टाइम भी समझाया था वही है कि सिस ऑन आया तो आपका S5 जनरेट हुआ। ये आईसी के अंदर ये S5 पॉइंट है, ये सिग्नल नहीं है, ये एस पिन नंबर है इसका S5। तो जब ये S5 आता है तो आपका 1.5 वोल्ट बनता है। ठीक है, और सिस ऑन आता है, सिस पी आता है आपका, तो क्या बनेगा, S3 सिग्नल बनेगा। तो उस केस में आपका 0.75 वाला VTT वाला वोल्टेज आपका जनरेट होता है, ये वाला आईसी से इंटरनली, इंटरनल VRM सेक्शन से जनरेट होता है। इसमें इसके लिए अलग से कोई मॉसफेट नहीं लगे हुए बाहर, यानी वो टोटली आपकी जो 1.5 वोल्ट है उसी को हाफ करके इंटरनली आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो सिस ऑन आपका यहीं पे इसका रोल खत्म हो जाता है लगभग। ठीक है, इसमें सिर्फ यहाँ पे बताया हुआ है कि कहाँ पे जा रहा है। ये आपका प्रोटेक्शन सेक्शन है कि अगर यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग वॉटिंग होती है तो ये अगर कोई इम्पिडेंस लो है तो यहाँ पे एम्पिरेशन ओवर एम्पिरेशन का फंडा काम करता है। ठीक है, और सिस ऑन यहाँ पे जाता है तो सिस ऑन हैश आपका यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये कन्वर्ट हो गया एक सिग्नल। इसका कुछ खास रोल नहीं है, ये यहीं पर इसके लिए ही है और तो कहीं नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो मेन फंक्शन आता है S3 वाला, जो सस्पेंडेड स्टेट को भी डिसेबल करता है। ठीक है, तो हमें एक बार उसे भी देख लेना चाहिए। सस्पी हैश, ये पावर स्टेजेस हैं, ये एक्टिवेट होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो एक बार इसको देखो, सस्पी आपका रिलीज हुआ। इससे पहले का तो सबको पता ही है ना, सस्पी है। अभी सस्पी बहुत सारी जगह पे जाएगा। ठीक है, ये मेन आपकी S3 की सप्लाई है जो कि आपके सस्पेंडेड स्टेट की सप्लाईज को एक्टिवेट करती है। 1.8 वोल्ट VSP जो कि एक जंपर के बाद में जिसका 1.8 वोल्ट VS बन गया। ठीक है, और उसके बाद में आपकी बन रही है VCCP। ये कौन सी सप्लाई है, ये आपकी चिपसेट वाली सप्लाई है। ठीक है, और ये ग्राफिक्स के लिए, ये भी यहीं से जनरेट हो रही है अगर ग्राफिक्स लगा हुआ है तो। अभी मैक्सिमम आपकी वी कोर सेक्शन को छोड़ के सब सप्लाईज आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। कौन कौन सी, सारी सस्पेंडेड वाली कौन कौन सी होती हैं वो, जनरली
3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज से 3.5 वोल्ट VSP, 1.5 वोल्ट VSP, ठीक है, और 1.8 वोल्ट VSP, कई बार 1.05 वोल्ट VSP होता है। ये यहाँ पर आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन ही दिया हुआ है पूरा कि सस्पी से आपका कौन कौन सी सप्लाईज एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। वी आर ऑन से आपका ये काम चल रहा है यहाँ पर जी, ग्राफिक्स की और प्रोसेसर की, ये आपकी VGA की है। और देखो ठीक है, और ये आपका यहाँ पर आपकी इस सिग्नल से कौन सी हो रही है, 1.5 वोल्ट CPU में जो जाती है रैम से, जो आपकी होके जाती है। अभी 3542 में क्या होता है, ये मॉसफेट नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है कि ये सप्लाई जो रैम में जा रही है ना, वही सप्लाई आगे प्रोसेसर में जा रही है। यानी अगर आपने गलती से खराब रैम लगा दी इसके अंदर, तो आपका प्रोसेसर सेक्शन भी उड़ सकता है। वहां पे वो सेपरेशन नहीं है इस चीज को लेके, ठीक है। और सस्पी आपका ये है, यहाँ पे सस्पी आता है, डिसेबल हुआ 3.3 वोल्ट हुआ, हैश है, डिसेबल है, तो उसको एक अपना सस्पी वाला सिग्नल भी डिसेबल करना है, ठीक है ना। अभी अभी आप एक चीज देखो कि जो सस्पी वाली सप्लाईज आ रही थी, कौन कौन सी 1.8 वोल्ट VS, वो इन 3.5 वोल्ट VS, 1.5 वोल्ट VS और इनसे पहले बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डिले है यहाँ पे कि जब तक ये सिग्नल नहीं आएगा ये डिसेबल नहीं होगा, तो ये भी एक डिले आपका होता है कि ये बाद में ही बननी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सस्पी आपका गया। अभी ये लॉजिक थोड़ा सा इस तरीके का है कि जो आपका B+ बायोस होती है, यानी कि ये 19 वोल्ट ही होती है, जनरली 15 वोल्ट भी दी होती है कई उसमें यहाँ पर। तो ये 15 वोल्ट क्या करती है, आपके इस गेट पे सप्लाई देती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि आपका ये वाला पोर्शन ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये डिसेबल नहीं होना चाहिए, ये अनेबल होना चाहिए। अभी अनेबल के लिए ये डिसेबल होना चाहिए, तो ये आपका हाई वाला अनेबल हो पाएगा। तो 15 वोल्ट सीधा आपके गेट को मिलेगी, क्या है, एन चैनल, तो 1.5 वोल्ट आपकी आगे पास हो जाती है। तो ये सस्पी कैसे डिसेबल हुआ, यहाँ से सस्पी हैश डिसेबल हुआ, यानी 3 वोल्ट आया। तो यहाँ पे जो जब ये वोल्टेज नहीं आएगी तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होगा, तो यानी कि जो 5 वोल्ट ऑलवेज से इस पे सप्लाई जारी होगी, यानी ये अनेबल होगा। तो हमें ये डिसेबल करना है, तो इसको डिसेबल करना पड़ेगा। इसको डिसेबल करने के लिए जो आपका आईओ टाइमिंग देता है उसी से डिसेबल होगा। तो ये डिसेबल हुआ तो ये भी डिसेबल हो जाता है, क्योंकि ये ग्राउंड हो जाता है। इसकी वजह से आपका VS सप्लाई बनती है जनरेट। अभी हम ये देख लेते हैं कि ये सप्लाईज कहाँ कहाँ जा रही है, ठीक है ना। ये PCH है आपका। PCH कौन सी होती है सप्लाई आपकी, चिपसेट के सस्पेंडेड स्टेट की। और अभी हम पढ़ रहे हैं सिस्टम का सस्पेंडेड स्टेट। ये देखो, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन शब्दों को एक है ना, आप है ना उसको सेपरेशन करके ही समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सबको मिक्स करेंगे तो वो नहीं। एक आपके पास में एक पर्टिकुलर सप्लाई के लिए एक नाम होना चाहिए, एक सेक्शन डिफाइन होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कौन से सेक्शन में वर्क कर रही है, ठीक है। तो अभी हम दोबारा सर्च करते हैं और इसको लेके चलते हैं कि सबसे पहले 1.8 वोल्ट हमारा आया था, वेरी गुड। अभी हमें क्या करना है, देखो अभी आपको ये पता है कि SLP S5 हैश जो है वो मेन सप्लाई है, उससे जो जो सप्लाईज आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है, उन सप्लाईज को हमें देखना है कि वो कहाँ कहाँ जा रही है और वो प्रॉपर उस सेक्शन में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। बस इतना ही है। यही चीज है जो कि अभी आगे आपको काम आने वाली। अभी उसके अलावा क्या है कि सिग्नलिंग है, ठीक है ना, कि अभी ये सप्लाई बन गई तो कौन सा सिग्नल निकलेगा सर, वो सीक्रेट वाला सिग्नल बताओ, ठीक है। तो वो अभी वो भी आएगा आपका नेक्स्ट सेक्शन में। लेकिन अभी हम इसमें क्या करेंगे, पर्टिकुलर इन सप्लाईज के उन सेक्शंस पे करेंगे कि वो फोकस हो कि हम किस किस सेक्शन के ऊपर वर्क करने वाले हैं। और अभी देखना आपके सामने ना एक ग्राफ बन के आएगा ऐसा, आप बोलोगे हमें जो इतना बड़ा उलझा हुआ लगता था ये सिंपल कॉन्सेप्ट में है। क्यों? क्योंकि अभी उसको हम डिवाइड कर देंगे सब सेक्शंस को सप्लाईज के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले हम 1.8 वोल्ट VS को देखते हैं, ये कहाँ कहाँ जा रही है। अभी इसमें देखना है DMI की और FDI की टर्मिनेशन वोल्टेज का भी बताएंगे आप कि ये सिग्नल है। देखो ये भी ट्रेस करना बहुत जरूरी है अगर आपका प्रोसेसर वर्क नहीं कर रहा है तो, यानी DRAM रीसेट के बाद में आपका डिस्प्ले नहीं आता है, क्या चेक करें सर नेक्स्ट, तो ये 1.8 वोल्ट सप्लाई चेक करो, ठीक है। ये आपका ये गया। अब ये देखो 1.8 वोल्ट रेल, ये PL क्या है, फेस लॉजिक लूप्स होते हैं या फेस, या आप बोल सकते हो, मैं इसको फिजिकल लिंक लाइब्रेरीज बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक फिजिकली लिंक लाइब्रेरीज हैं जो आपस में
कनेक्शन जो कि आपके डिफरेंट सेक्शंस को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। तो ये उसकी सप्लाई ये यहाँ पर आ रही है, किस में आ रही है, ये देखो, ये आपके UC1G, ये मेरे ख्याल से आपका प्रोसेसर है। हाँ ये प्रोसेसर है, एस सीरियल आ रही है, देखो इसमें प्रोसेसर में आपकी एस सीरियल आएगी। तो हाँ, तो ये आपका क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर आपकी प्रोसेसर की 1.8 VCC PLL लाइब्रेरीज में 1.8 वोल्ट रेल के लिए आपका ये सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद में आप ये देखो, ये NV रैम के लिए ये नहीं है यूज यहाँ पे, ये भी नहीं है। अभी यहाँ पे आ जाओ, ये आपका DFT सेक्शन, SP। अभी ये DFT क्या होता है, DFT ही मेन आपका DMI और FDI टर्मिनेशन सेक्शन है। DFT मतलब DMI एंड FDI की जो एक टर्मिनेशन वोल्टेज को हम जो पावर देंगे यहाँ पे, वो उसके लिए है ये। तो ये आपका VCC DFT है, और ये FDI का, ये आपका डेटा कम्युनिकेशन का यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये आपका HM सेक्शन है यहाँ पर फिलहाल। तो SPI के लिए आपका ये होना चाहिए, ये सप्लाई, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था PCH वाली यहाँ पर आ रही है। ये शॉर्टिंग है तो ये लगा हुआ है, यानी कि अगर आपकी बायोस पे सप्लाई नहीं आ रही है तो ये यहाँ पे आपको, यहाँ वो सेक्शन कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। सप्लाई तो आएगी, एक्चुअली वो कम्युनिकेशन नहीं करता, कई बार डेटा नहीं बनता है। सप्लाई आती है लेकिन PCH पे डेटा नहीं बनता है, तो ये आपकी ये सप्लाई है। ये सप्लाई आपके PCH में एक्टिवेट होनी चाहिए SPI के लिए, तभी वो कम्युनिकेशन के लिए एक्टिवेट हो पाएगा। अभी डेटा लाइन अलग है, ये कम्युनिकेशन के लिए, कि वो पर्टिकुलर SPI का सेक्शन एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। DFT सेक्शन पे आपकी 1.8 वोल्ट आ रही है, तो ये आपकी यहाँ पे ये वोल्टेज आपकी यहाँ पे होनी चाहिए 1.8 वोल्ट। उसके बाद LVDS सेक्शन के लिए आती है, ठीक है, 1.8 वोल्ट LVDS सेक्शन में आनी चाहिए। ये LVDS सेक्शन क्या कर रहा है, ये ड्राइवर सेक्शन है। ये ड्राइवर सेक्शन का एक हिस्सा है LVDS, जिस जहाँ पे आपका पर्टिकुलर क्या करेंगे, सबके सब काम करेंगे आपस में, कि जो LVDS जो कि आपका FDI पे जो डेटा आता है, ठीक है, FDI पे जो डेटा आता है वो कहाँ जाता है, आपका ड्राइवर सेक्शन में जाता है। और वो ड्राइवर सेक्शन क्या करता है, उस डेटा को पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस पे जो जाना होता है उसके हिसाब से उसको मॉड्यूलेट कर देता है, उसको डिकोड करके आगे उसको अलग से उस हिसाब से उसको मॉड्यूलेट करके उस पोर्ट की तरफ भेज देता है। तो ये सप्लाई यहाँ पर है। और VS वाली सप्लाई ये आ गई आपकी 3 वोल्ट VS भी आपकी क्या है, LVDS में आ रही है। तो ये दोनों सप्लाई बननी जरूरी है अगर आपको LVDS सेक्शन पे चेक करना है, तो कि बन क्यों नहीं रहा। CRT पे आपको सप्लाई ये है, CRT का सेक्शन एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो 1.8 वोल्ट LVDS में आया, और एक DFT सेक्शन, ये मेन सेक्शन है DFT वाला आपका, नहीं तो आपका DMI भी वर्क नहीं करता है कई बार उस पर। तो आपका 1.8 वोल्ट भी बनना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने अभी केस स्टडी डाला था जिसमें 1.8 वोल्ट नहीं बनती थी सैमसंग के उसमें, ठीक है। तो उसको बनने के बाद में आपका डिस्प्ले आया, वो आपका मैक्सिमम स्टेज तक जाता था, ठीक है। तो ये आपका ये VGS है, मतलब आपका VS से ही आपका ग्राफिक्स के लिए इन्होंने दिया है। ये सेम है आपका। अगर आप अभी जब हम अपना इंटरनल ग्राफिक्स सेक्शन पढ़ेंगे तो उसी के साथ में हम एक्सटर्नल ग्राफिक्स सेक्शन भी पढ़ेंगे, वो जनवरी या फरवरी में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये सप्लाईज हैं, मतलब अपनी सप्लाईज आपकी बननी चाहिए। ये इंडिविजुअली बाद में फिर से बताऊंगा मैं आपको, इसलिए मैं ग्राफिक सेक्शन को अभी छोड़ ही रहा हूँ, ताकि उसकी सप्लाईज को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। 1.8 वोल्ट का ये आपका पूरा, मतलब कहाँ कहाँ गई हमारी, DFT सेक्शन में गई, SPI में नहीं गई, सॉरी, DFT सेक्शन में गई, LVDS सेक्शन में गई, और आपका जो PLL सेक्शन थे VCC के, ठीक है, उस पे आपकी 1.8 वोल्ट गई है। क्या है ये, इंटरनल जो आपका, जब हम डेटा को माइग्रेट करते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, यानी कि जो DMI से निकल के आपका प्रोसेसर के लिए जाएगा या उस पे जाए आगे जाएगा, तो उस वहाँ पर भी आपके काफ़ी सेक्शन होते हैं जो आपस में DMI के थ्रू वर्क करते हैं, तो वहाँ पर ये वोल्टेजेस काम करती हैं प्रोसेसर के अंदर उस सेक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए। चलो नेक्स्ट हमारा क्या था, ये आ गया हमारा VCC पे, यानी कि 1.05 वोल्ट चिपसेट वाली बोल सकते हैं हम इसको। ये तो मेन कोर वोल्टेज है, ये तो सस्पेंडेड वोल्ट इससे ही बना है, आपके सस्पी से, यानी कि आपकी सस्पेंडेड स्टेट में आपकी ये सप्लाई बनी पूरी की पूरी 1.05 वोल्ट VS। अच्छा, ये VCC SC के लिए अगर डायरेक्ट दिया हो तो, अभी देखो ये जो चीज़ दिखा रखी है यहाँ पे, यानी कि आपकी VCC सप्लाई ही किस पे यूज हुई है, ऐसे के लिए यहाँ पे यूज हुई है, लेकिन ये है नहीं यहाँ पर,
@ है, लेकिन कुछ एरियाज में इसको एक साथ भी यूज करते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको सेपरेट सेपरेट यूज करेंगे। VCC कहाँ गया? अच्छा मैंने कुछ गलत पकड़ लिया था, नहीं, ठीक है। अभी ये देखो, ये ग्राफिक्स सेक्शन, ये आपका ग्राफिक्स का है, कौन सा, CPU का सेक्शन, PCI एक्सप्रेस वाला, इसके अंदर आपका VCCP जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जब इसका डेटा मॉड्यूलेटर होके किसके थ्रू, DMI के थ्रू कम्युनिकेशन करेगा PSP। अभी एक चीज ध्यान रखना, अगर ग्राफिक्स आपका PCI एक्सप्रेस स्लॉट पे माउंटेड है इंटरनली यानी कि प्रोसेसर के साथ में अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स लगा हुआ है, तो वहाँ FDI यूज नहीं होता है। FDI क्या है, वो ग्राफिक इंजन और ड्राइवर इंजन के बीच का कम्युनिकेशन है सिर्फ, उसी के लिए इंटरनल ग्राफिक्स को अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए, नहीं तो उसका कोई यूज नहीं है। वो अगर एक्सटर्नल ग्राफिक्स आपका लगा हुआ है तो FDI यूज नहीं होता है, उस केस में सिर्फ आपका DMI यूज होता है, ठीक है ना। तो जब DMI यूज होता है तो उसको सेम वही वोल्टेज चाहिए जो कि प्रोसेसर, जो कि PCH में होती है, क्योंकि लोअर डिवाइस पे कम्युनिकेशन करने के लिए उसकी वोल्टेज पे हमें शिफ्ट होना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम उस पर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो प्रोसेसर की कोर वोल्टेज पे अगर आप जाओगे तो वो 0.8 वोल्ट होती है, लेकिन यहाँ पे हम उस कोर वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एक पर्टिकुलर प्रोसेसर के उस सेक्शन की जो कि हमारा PCH के साथ में कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। तो जब PCH के साथ में वो कम्युनिकेशन करेगा तो उसको उसी वोल्टेज पे हमें रखना पड़ेगा जिसपे हम PCH को रख रहे हैं, या उसके पर्टिकुलर एक सेक्शन को रख रहे हैं। जैसे कि एक सीधा सा एग्जांपल दूं मैं आपको एक और, जो हमारी 1.8 वोल्ट की क्या होती है, बायोस होती है, और 3.3 वोल्ट की बायोस होती है। जब हम 3.3 वोल्ट की बायोस पे वर्क करते हैं तो SPI सेक्शन को 3 वोल्ट पे हमें सप्लाई देनी पड़ती है। अभी देखा था हमने, नीचे वाला रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन अगर अगर हमारी उसी केस में 1.8 वोल्ट की बायोस लगी हो तो आपके उसी SPI सेक्शन में, जो DFT के साथ में जो SPI सेक्शन था, वहां पे आपका 1.8 वोल्ट स्ट्राइक करना चाहिए उस सेक्शन में पावर देने के लिए। तो जिस डिवाइस के साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है आपका होस्ट, तो आपका उस होस्ट का पर्टिकुलर वो सेक्शन उसी पावर से ड्राइव होना चाहिए जिस पावर से आपका वो एक एक्सटर्नल डिवाइस पावर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप मतलब आप बहुत चीजें, मतलब ये तो मैनुअली आप चेक कर सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। PCC, ये आपका ग्राफिक सेक्शन आ गया। उसके बाद में ये एक्सटर्नल डिस्प्ले पोर्ट के लिए है। ये थर्मल सेक्शन, इंटरनल जो आपका VCCP जो है कम्युनिकेशन, वो उसके लिए आपका ये है जो मैं दिखा रहा था अपना, ये तो आपका पोर्ट है, कनेक्टर है, एक चीज और थी, हाँ, ये रहा आपका, क्या था, ये आपका DDR-IO, ठीक है ना। ये किसका पावर सेक्शन है, यहाँ देखो नीचे, किसका पावर सेक्शन है, ये प्रोसेसर का पावर बाईपास सेक्शन। दो सेक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, VCC-IO, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन सेक्शंस हैं उसके लिए VCC सप्लाई आपकी गई हुई है, ठीक है। और VCC-IO ये पूरा, कौन कौन से IO है, ये DDR के लिए जो हम लगा रहे थे, कौन सा 1.5 वोल्ट तो हमारा DDR सेक्शन के लिए गया। अभी उसके IO इनपुट आउटपुट के लिए जो भी आपका उसमें लगेगा कम्युनिकेशन के लिए, उस सेक्शंस की सप्लाई किस में से जाएगी, पावर एक्सप्रेस ग्राफिक्स के लिए उसका IO और DDR का IO, ये आपका VCCP से पावर। तो यानी कि जो 1.05 वोल्ट आपकी कहाँ बनी, चिपसेट के लिए बनी, वो प्रोसेसर के लिए भी होनी चाहिए। ये VCCP सीधा आपका प्रोसेसर में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका, ये सप्लाई भी आपकी प्रोसेसर में होनी चाहिए। अभी देखो, अभी हमारी वीकोर बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले ये सप्लाई वहाँ पे प्रेजेंट होनी बहुत जरूरी है। तो ये सेक्शन में आपको ये वाली सप्लाईज भी चेक करनी है, ठीक है। ये IO के लिए हो गया। और ये क्वाइट रेल है, इसमें कुछ नहीं, और दिखाना था एक,
ये VCC IO सेंस की हाई लाइन के लिए दिया हुआ है, सेंस लाइन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा। ठीक है, अभी देखो VCCP जो लाइन है वो आपकी वोल्टेज SVIDs पे दी हुई है, यानी कि SVIDs और ये सब क्या है, ये इंटरनली सेक्शन से काम कर रहे हैं, इनके लिए सप्लाईज आपकी हैं। तो लेकिन इसमें जब आप पुल हाई करने का मतलब क्या है इसका, देखो यहाँ पे 75 के लिए दे रखा है, इस पे 130 ओम की रेजिस्टेंस लगा है, लेकिन ये पुल अप दिया हुआ है आपको ये। लेकिन पुल अप देने का मतलब क्या है कि ये इंटरनल जो इनका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है ना, लो वोल्टेज पे रेगुलेट करते हैं ये। तो जब लो वोल्टेज पे रेगुलेट करते हैं तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ऑन ऑफ वाली, जो कि आपका डिवाइस जो आपका क्लाइंट साइड जो होता है, ये होस्ट है, ठीक है। अभी ये क्लाइंट कहाँ जा रहा है, क्लाइंट क्या है, आपकी वीकोर वाली आईसी है, ठीक है। तो वहां पर जब ये जाएगा ना, तो उसको सेंस करने के लिए एक प्रॉपर डेटा चाहिए। तो जब वो प्रॉपर डेटा को जब उसको सेंस करना है, तो वो क्या करेगा, उसको एक मैक्सिमम रेंज से ऊपर वोल्टेज चाहिए डिटेक्शन के लिए। तो उस वोल्टेज को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे पुलअप्स देते हैं, ठीक है। तो जनरली आपका सिलिकॉन डिवाइसेस जितने भी होते हैं 0.7 से ऊपर की वोल्टेज पे ही रेगुलेट होते हैं सही ढंग से। तो यहाँ पर ये आपका डिवाइसेस को पुलअप दिया जाता है, ताकि जो इनके वीक पुलअप्स होते हैं, इंटरनल जो वीक पुलअप्स होते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिले, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे आपका ये सप्लाई इसके ऊपर होनी बहुत जरूरी है पहले तो। अगर आपको ये कौन सा VIDs को अपने को कैलकुलेशन करना है, हम प्रोसेसर में भी घुस रहे हैं, देखो हम पढ़ PCH रहे हैं, लेकिन हमें इस पे भी काम करना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा VCCB, ये सप्लाई का मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्लाई के साथ साथ में जो आपका फंडामेंटल चल रहा है साथ में, ठीक है। ये सप्लाई आपके साथ में इस पे ये पुलअप्स होने चाहिए, ये पुलअप्स आपको देखने हैं। उसके ये बताने का पर्पज क्या, ये आप भी सर्च कर सकते हो कि यहाँ पे ऊपर एक नंबर डाला कि सप्लाई का डाला, तो अभी सर्च कर लिया। लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको कौन सा सेक्शन सर्च करना है, एक पर्टिकुलर फॉल्ट पे पहुंचने के बाद में आपको ये सब चीज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सबको चेक कर रहे हो। 1.8 वोल्ट वीक बन रही है या 1.8 वोल्ट बन रही है, उसके बाद भी आपको इन सेक्शंस पे जाके चेक करना है कि कहीं रास्ते में कोई ट्रैक तो नहीं कट गया है, वो प्रॉपर सेक्शन आपके एक्टिवेट है कि नहीं है, ठीक है। और ये आपका ये क्या आ गया, ये मेरे ख्याल से आपका दोबारा PCH आ गया, हाँ PCH आ गया आपका DMI सेक्शन पे, आपकी ये सप्लाई जा रही है VCCP वाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोसेसर में DMI सेक्शन पे थी VCC IO, ठीक है ना। तो वहां पर से आपका DMI सेक्शन पे आपका ये था, तो ये DMI सेक्शन पे आपकी VCC सप्लाई आ रही है, ठीक है ना। ये टर्मिनेशन वोल्टेज की सप्लाई है नीचे, इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे FDI की अलग से भी दी हुई है सप्लाई DMI, ये टर्मिनेशन वोल्टेज के लिए सप्लाई है। यानी उसके ऊपर जो उसके साथ में जब डेटा कम्युनिकेशन होगा, उस डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो सप्लाई जाएगी वो ये है, ठीक है ना, टर्मिनेशन वोल्टेज। ये पर्टिकुलर सेक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे रैम को एक्टिवेट करने के लिए 1.5 है, लेकिन उसकी टर्मिनेशन वोल्टेज क्या है, जिसपे डेटा कम्युनिकेशन होगा, वो है 0.75 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का DDR3 का, ठीक है ना। L का 1.35 होता है और 4 का तो 1.2 है, ठीक है। तो इसी तरीके से इनकी भी टर्मिनेशन वोल्टेजेस है, तो वो वोल्टेजेस आपके इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये चार्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ वोल्टेज रेल्स यहाँ पे पूरी बताई हुई है इन्होंने तो, ठीक है। ये VRM सेक्शन VCC VRM 1.8 वोल्ट और 1.5 वोल्ट जनरली होती है इसमें, 1.8 वोल्ट नहीं मैंने देखी अभी फिलहाल, किसी किसी में हो तो कह नहीं सकता, ठीक है। क्लॉक का DMI के लिए 1.05, ये अभी ये जो 1.05 वाला ये रन स्टेट में जाने से पहले आपका भी पूरा सस्पेंडेड, ये सिस्टम का सस्पेंडेड स्टेट हो गया, ठीक है। और ये VCC RTC ये 3.3 वोल्ट वो RTC सेक्शन स्टैंड बाय सेक्शन हो गया, ठीक है। और चिपसेट का सस्पेंडेड सेक्शन ये DSW वाली 3.3 वोल्ट ये वाली, ठीक है। और कौन सा था, ये रेफरेंस सस्पेंडेड, ये 5 वोल्ट से जा रहा है, ठीक है ना, ये भी 5 वोल्ट से जा रहा है। ये सब क्या थी आपकी सस्पेंडेड चिपसेट की थी। अभी ये हमारी VRM सेक्शन की ये हमारी उसमें आएगी सस्पेंडेड सिस्टम के सस्पेंडेड स्टेट में। तो ये आपकी एक सप्लाई यहाँ पर आ गई, ठीक है। और FDI अभी देखो ये VCCP जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये और आपका 1.05 वोल्ट ये एक ही है एक्चुअल में, एक जंपर के थ्रू दोनों को डिफरेंस किया हुआ है, लेकिन एक सीधा VCCP से जा रहा है और एक 1.5 वोल्ट जंपर के थ्रू उन्होंने किया हुआ है,
अब ये देख लेते हैं एक जगह पे, ये तो आपको देख ही लिया आपने। ये आपका ये मेन सिग्नल होता है जो आपका कम्युनिकेशन एक्टिवेट करता है प्रोग्राम का आईओ, सीपीयू सेक्शन के लिए होता है, सीपीयू आईओ को एक्टिवेट करने के लिए। ये भी वीसीसीसी से वीसीसीपी से आपका एक्टिवेट हो रहा है। ये भी सप्लाई होनी बहुत जरूरी, नहीं तो आपका डीएमआई वर्क नहीं करता इस पे भी। जितने भी आईओज आपके वीसीसी आईओ के ये है ना, ये प्रोसेसर के आईओ के लिए, तो ये सप्लाई भी होनी बहुत जरूरी है। एक ही सप्लाई है पूरे सेक्शन में, तो ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पीसीएच जो है वो प्रोसेसर के साथ में कम्युनिकेशन नहीं करता, यानी कि पावर गुड जो रिलीज होता है उसके लिए ये सप्लाई होनी बहुत जरूरी है। प्रोसेसर पावर गुड रिलीज नहीं होगा नहीं तो। ठीक है, और वीसीसीपी आपका ये कहाँ पे गया? अच्छा, ये क्लॉक, ये ग्रीन क्लॉक वाला सेक्शन, चिपसेट की सप्लाई आएगी तो चिपसेट की क्लॉक निकलेगी यहाँ से। कौन सा है? बी के लिए ये वाली क्लॉक निकलेगी, पीसीएच की क्लॉक यहाँ से निकलेगी जब ये वीसीसी सप्लाई एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, वीसीसीपी चिपसेट की सप्लाई जब एक्टिवेट होगी तो पीसीएच के लिए आपका ये वाला क्लॉक जनरेट होगा। ठीक है, और एक और चीज दिखानी थी आपको, ये वाला, ये देखो वीसीसीपी हमने अभी सर्च किया जो, यानी कि ये जंपर से पहले ही आपका कम्युनिकेशन होके कहाँ जा रहा है? प्रोसेसर्स पे, इस पे। वैसे एक्चुअल में दोनों सेम ही है, ये सिर्फ एक जंपर ये बीच में, उसमें कोई डिले नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसमें जनरली उसमें कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो ये 1.05 वीएस, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, वीसीसीपी को भी अलग से ड्राइव किया हुआ है और 1.05 वीएस को अलग से ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, अभी लेकिन कई बार क्या होता है कि ये दोनों एक भी होते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि ये दोनों के दोनों एक ही जगह से भी निकलते हैं, जो हम वो देख रहे थे स्लाइड शो। ठीक है, तो यहाँ पर से ये दोनों को एक भी किया होता है, लेकिन अभी क्या है, 1.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट वीएस बन रहा था सस्पी से वहां पे, ये भी सस्पी से ही बन रहा है ये, लेकिन इसको क्यों किया हुआ है? सस्पी से ही बन रहा है ना, हाँ सस्पी से ही बन रहा है ऐसे। ठीक है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग क्यों किया हुआ है? इनको अलग अलग इसलिए किया गया है क्योंकि सेकंड जनरेशन के बाद में आपका वीसीसीपी और 1.05 को सेपरेट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी आपका वीटीटी जो है वो सर्विस एजेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सर्विस एजेंट के लिए उन्होंने अलग से लोड सिस्टम दे दिया है और 1.5 वोल्ट वीएस के लिए अलग से लोड सिस्टम दे दिया, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर इन दोनों को एक साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 1.05 वीएस और वीसीसीपी, यानी कि जो हमारी वीसीसी जो मेन सस्पेंडेड की जो सप्लाई होती है, सस्पेंडेड स्टेट की जो सप्लाई होती है वो वीसीसीपी होती है। ठीक है, तो ये सप्लाई और 1.0 वोल्ट वीएस जो होती है वो सेम होती है। इसको दो तरीके से अलग अलग तरीके से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि या तो एक आईसी के थ्रू अपना ये वीसीसीपी को ही 1.05 वोल्ट सीधा देके सब जगह दे दिया जाए। ठीक है, एचएम पे भी और उस पे भी, नहीं तो एचएम के लिए उन्होंने वीएस अलग से जनरेट कर दिया है और प्रोसेसर और एचएम के आईओ सेक्शंस को कम्युनिकेशन करने के लिए ये वीसीसीपी अलग से जनरेट किया गया है। ये दो सप्लाई हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से भी यूज कर रहे हैं और किसी किसी में वो सेम एक साथ भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये 10 सप्लाई की होगी, 5 सप्लाई की होगी, ये एक ही सप्लाई। अभी यहाँ पर ये एक साथ यूज नहीं कर रहे हैं। अभी आप एक चीज देख सकते हो, अगर आपका 1.05 वोल्ट, अभी तो खैर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें आप ये कर सकते हो जिसमें अगर आपका सेपरेट सेपरेट भी आप यूज कर सकते हो कि आपका एक सप्लाई पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस लोड को डिवाइड कर दो और एक अलग से मॉसफेट लगा के 1.5 वोल्ट से वीएस दे दो अलग से। ठीक है ना, ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये क्या है, हमारा वीसीसीपी जो है वो आपका 1.05 है, लेकिन अभी ये फिलहाल कैसे बन रहा है, यहाँ पर एक मॉसफेट के थ्रू ही कन्वर्ट हो रहा था। सॉरी, एक बार मैं देखता हूँ, नीचे था, नीचे था, ये यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, ये आपका सस्पी से बन रहा था 1.5 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट। अच्छा, ये तो 1.5 वोल्ट है, हम क्या ढूंढ रहे थे, 1.05 वोल्ट। कहाँ पे इन्होंने किया है ये, इसको भी देख लेते हैं साथ साथ में। ये आपके क्लॉक सेक्शन पे
मेन सेक्शन जो क्लॉक सेक्शन है उसके एक्टिवेशन के लिए यहाँ पर जाता है, ठीक है ना। 1.05 जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका पीसीएच का ये पूरे का पूरा क्लॉक सेक्शन एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्लॉक सेक्शन क्या है, पीसीआई एक्सप्रेस की हैं क्लॉक्स, ठीक है। 25 मेगाहर्ट्ज जो आपकी इसके लिए जाता है, एलवीडीएस सेक्शन के लिए जो आपका क्लॉक एक्टिवेशन होता है ये वो नहीं जाएगा आपका। ये आपका 96 वाली क्लॉक नहीं जाएगी, डीएमआई की क्लॉक्स हैं वो नहीं जाएंगी, वीजीए की क्लॉक्स हैं, ये सब एक्टिवेशन कब होगी, जब आपका 1.05 वोल्ट वीएस बन जाएगा, ठीक है। ये डीएमआई सेक्शन पे जा रहा है, ये तो कंपैरेटर वोल्टेज है इंटरनल कंपैरेटर के लिए। ये आपका 1.5 वोल्ट, वही आपका वीसीसी वीआरएम सेक्शन, ये डिजिटल पीएलएल्स हैं कुछ, उसके लिए है। तो 1.5 वोल्ट आपका मेन कोर वोल्टेज है, ये वाली 1.05 वोल्ट जो आपकी वीसीसी कोर वोल्टेज है, किसके लिए, चिपसेट के लिए, ठीक है। तो ये चिपसेट की मेन कोर वोल्टेजेस आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही हैं इससे, और वीसीसी आयोग सेक्शन को भी सप्लाई जा रहा है, मतलब ये आपका वही सेक्शन है जो आपका काम करेगा, ठीक है। अभी ये सप्लाईज आपकी सब जनरेट होती हैं, ठीक है। तो जब आपकी ये सप्लाईज आपकी कौन सी 1.05 वोल्ट, ठीक है, ये जनरेट हुई, और आपका क्या जनरेट हुआ, ASW पे भी यही वाली सप्लाई जाती है आपकी एक्टिव स्लीप मोड पे, ये 1.05 वोल्ट VS, ये कहाँ जाएगी आपकी ASW, ये कौन सा है, ये आपका एक्टिव स्लीप मोड है, ठीक है। ये एक्टिव स्लीप मोड क्या वर्क करता है, यही आपकी जो क्लॉक और सेक्शन है एक्टिव, मतलब जो आपका जो भी क्लॉक्स आपकी जो एक्टिव नहीं हुई हैं उन एक्टिव क्लॉक्स को एक्टिवेट करता है, यानी कि अभी ये चिपसेट जो है आपका प्रॉपरली पूरा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अभी उसने क्लॉक्स को भी जनरेट करना चालू कर दिया, ये वाली सप्लाई आपकी यहाँ पर होनी बहुत जरूरी है। ये सप्लाई भी आपको देखना है कौन सा 1.05 किसमें, वैसे जनरली ये ऑटोमेटिक जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार आपको क्लॉक्स नहीं मिलती हैं, तो आप ये देख सकते हो कि आपके जो कैपेसिटर्स होते हैं या पीछे कुछ ड्राइनेस ना हो, अगर वो नहीं मिल रही है और आपका 1.05 वोल्ट सप्लाई बन गया है तो और आपकी क्लॉक्स नहीं मिल रही हैं आपको आपके पीसीएच के ऊपर, तो क्या बोलोगे, आपका पीसीएच खराब है, ठीक है। ये सप्लाई जाने के बाद में आपका वो सेक्शंस तो एक्टिवेट होना ही चाहिए, और वो जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है क्लॉक का, क्लॉक रेफरेंस आता है, उसके बाद में ये सब आपका सब एक्टिवेशन होना जरूरी है, ठीक है। और सस्पेंडेड स्टेट की होती है ये सप्लाई सारी आपकी 1.05 वोल्ट, और कहाँ है ये वीसीसी आईओ, ये आपका यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। ये चिपसेट का वीसीसी आईओ, वहां पर आपकी 1.05 वोल्ट जा रही है। ये क्या है हमारे, ये चिपसेट का जो सस्पेंडेड स्टेट से निकल के, चिपसेट अपने सस्पेंडेड स्टेट से निकल के सिस्टम के सस्पेंडेड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो ये वो सप्लाईज है जो हमने इसमें स्टडी करनी है। और कहाँ जा रहा है, एक चीज और बतानी थी आपको, 1.05 वोल्ट यूएसबी, ये यूएसबी का एक्टिव मोड है, यानी आपका यहाँ पे आपका इसमें यहाँ पर देखो दो दो चीजें यहाँ पर वर्क करती हैं यूएसबी में, एक होता है यूएसबी के थ्रू वॉकअप सिस्टम, ठीक है, और एक होता है यूएसबी का सिस्टम के ऊपर वर्क करना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप ये चीज देखते हो कि जो आपका यूएसबी है उससे बूट हो जाता है, ठीक है, वर्क करता है आपका, लेकिन जैसे ही आपका सिस्टम पे जाता है विंडोज के अंदर, उसमें आपका ना यूएसबी वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। या फिर आप एक्सटर्नल या बूटिंग डिवाइस पे जब काम करते हो तो वहाँ यूएसबी वर्क करता है, सिस्टम के अंदर नहीं करता है, तो वहाँ पर ये फंक्शनैलिटी आपकी काम करती है कि जो आपकी सस्पेंडेड सप्लाई है 3.3 वोल्ट पीसीएच वाली, ये तो एक्टिवेट होती है, वो सिस्टम ऑन हो रहा है तो ये तो एक्टिवेट होनी मस्ट है, लेकिन जो आपकी ये सप्लाई एक्टिवेट तो होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी कुछ क्रोजन हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से आपका यूएसबी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा सिस्टम के अंदर, तो ये वाली सप्लाई वहाँ पर डैमेज हो जाती है। मैंने कई बार देखा है कि ये कैपेसिटर्स उनके वहाँ के लीकी होते हैं, कई बार होता है सिस्टम के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, पीसीएच यूएसबी वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो उसमें भी उस केस में भी मैक्सिमम यही वाली सप्लाई जो है आपकी 1.05 वोल्ट वीएस वाली वी कोर वाली, ये सप्लाई का फॉल्ट मिलता है, ये कैपेसिटर खराब होते हैं, ये लीक होते हैं, इनको चेंज कर दो। आप देखते हो 5 वोल्ट यूएसबी पे
डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है वो सब कनेक्शन है, लेकिन हमें कहाँ देखना है, यूएसबी के इस सेक्शन को भी देखना है। अगर ये यहाँ पर प्रॉपर नहीं होगा तो आपका यूएसबी सिस्टम के अंदर वर्क नहीं करेगा। एटलीस्ट अगर ये होगा तो बूट कर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका वीसीसी ये कौन सा ये वाला सस्पेंडेड वाला, इसमें एक सप्लाई आपका सस्पेंडेड भी होता है, अगर ये भी नहीं होगा तो भी गड़बड़ होती है पीसीएच वाली वोल्टेज पे। ठीक है, डीकपलिंग से आप पता कर सकते हो कि आपका सस्पेंडेड स्टेट ओके है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ये नवंबर वाली क्लास का सेक्शन है नीचे वाला। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये सप्लाई की वजह से आपका सिस्टम में जो आपका जो कम्युनिकेशन होता है ना यूएसबी का, वो गड़बड़ा जाता है। तो आपको ये सप्लाई आपको देख के रखनी पड़ेगी। अभी कई बार ना ये आता है कि सर इसके ऊपर ना नंबर नहीं लिखे होते हैं, यानी लोकेशन नंबर नहीं होते हैं। तो जब लोकेशन नंबर नहीं होते हैं ना, तो उस केस में आप एक अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, नहीं तो एक उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो बोर्ड व्यू मिल जाए। ठीक है, एक तो ये सबसे इजीएस्ट वे है कि आपको सिमेटिक के साथ में उस सिस्टम का बोर्ड व्यू मिल जाए, तो बोर्ड व्यू से आप एटलीस्ट लोकेशन पता कर सकते हो। अगर आपके पास में सिमेटिक है, बोर्डों के ऊपर लोकेशन नंबर नहीं है, तो उस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए आपको एक अपना अलग से डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे लास्ट टाइम मैंने प्रोसेसर वाला दिखाया था। ठीक है, तो ऐसे ही अपने क्या करना है, एक बोर्ड है कोई खराब, उसका पीसीएच ही निकाल दो। ठीक है, अभी पीसीएच निकालने के बाद ना आपको ये N26, P26, P28 ये लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ABCD क्या होता है आपका, वर्टिकली होता है, और 1 2 3 4 क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टली होता है। तो वर्टिकली P और हॉरिजॉन्टली 28, उस लोकेशन पे पिन पॉइंट करके आप उस जगह से कनेक्टिविटी देख लो, बाहर किस पे आ रहा है, कौन से कैपेसिटर पे आ रहा है। तो अभी वो डेटाबेस आपको बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अपने स्पेयर टाइम में आप ये चीजें करके रख सकते हो, ताकि आप जब वर्किंग कर रहे हो किसी लैपटॉप के ऊपर, तो आपके पास में एक डेटा प्रिपेयर्ड हो। ठीक है ना, तो ये सब चीजें वहां से आप ढूंढ सकते हो अगर आपको वैसे नहीं, क्योंकि ये सब लोकेशंस डिफाइन नहीं होती, कई बार होती हैं कई बार नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो लोकेशंस आपको बना के रखनी पड़ेगी। और साटा साटा सेक्शन के लिए, हार्ड डिस्क के लिए भी ये वाला सप्लाई सेक्शन है। अभी देखो यहाँ पर आपकी कौन सी जा रही है, एक तो VS 3 वोल्ट VS इस सेक्शन में जाएगी, 1.5 वोल्ट VS जा रही है। ठीक है, 1.5 वोल्ट VS, एक आपकी VCCA FDI VRM। ठीक है ना, ये VRM सेक्शन की सप्लाई। ये अभी आप यहाँ पे ना एक चीज और देखोगे, अभी आपको जब आप सस्पेंडेड चिप के सस्पेंडेड स्टेट से बाहर निकल के सिस्टम के सस्पेंडेड स्टेट में घुसते हैं, यानी कि चिपसेट के रन स्टेट में घुसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना जगह जगह पर, जैसे हमारा यहाँ पे DSP लिखा था, वैसे ही आपको एक VRM VCCP VRM दिखेगा। कॉपी करो। ये VRM क्या है, ये आपके इंटरनल वोल्टेज रेगुलेशन की सप्लाई है। ठीक है, जो कि आपको जगह जगह पे मिलेगी, तो वो एक्टिवेट होना चाहिए पर्टिकुलर उस सेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि वो वोल्टेज रेगुलेट करने में उस चीज को वहां पे ऑपरेशन में मदद करता है। तो जैसे साटा के लिए ये VRM है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इसके लिए VRM, इसका क्लॉक एक्टिव स्लीप जो वेल है आपका, उसके लिए आपका ये VRM सेक्शन की सप्लाई है। VRM सेक्शन मतलब कि ये सप्लाई तो आउटर से मिल रही है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए भी इंटरनल सप्लाई सेक्शन होता है, जैसे हमने 1.05 बोला था। अभी देखो हमारा ये चिपसेट का 1.05 वोल्ट कब बना, सस्पेंडेड स्टेट में जाके। लेकिन अगर आप डीकपलिंग वोल्टेज पे हमने वोल्टेज चेक करी, ठीक है ना, प्रोसेसर के ऊपर जो मैंने आपको इंडिकेशन दिए थे, उसमें 1.05 वोल्ट ये डीकपलिंग वाली बन जाती है। ठीक है ना, तो ये कहाँ से बनती है, ये आपका जो सस्पेंडेड स्टेट की जब सप्लाई इसमें आती है, तो उसके आउटपुट मॉड्यूल होते हैं TST वाले। ठीक है ना, डीकपलिंग वोल्टेज आपकी आउटपुट इंडिकेशन होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर आपका ठीक है इसमें सप्लाई योक के अंदर। अगर इन पे वोल्टेज नहीं मिल रही है तो फिर वो गड़बड़ है, इंटरनली आपकी चिप शॉर्ट हो गई या इंटरनली कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको चिपसेट ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्ट पॉइंट होता है कि हमें पता चल जाएगा कि नहीं, ये चिपसेट करने के बाद तो ये होना ही होना, पक्का होना। ठीक है, ये है। तो उसी तरीके का से ये एक VRM रेगुलेशन सिस्टम होता है इसका चिपसेट के अंदर का, वो VRMs आपके एक्टिवेट होने चाहिए। तो उन पे आपकी सप्लाई कब आती है, जब आपकी 1.05 वोल्ट VS आपकी जनरेट होती है।
ठीक है ना। अभी हमने ये नहीं देखा कि वी एस सेपरेट आ रहा है इसमें कि अलग से आ रहा है। एक बार इसको भी सर्च कर लेते हैं। अगर सेपरेट आ रहा है तो फिर ये VCCP से नहीं है, और अगर आ रहा है तो वो जंपर वहाँ लगा हुआ है लेकिन वहाँ @ लिखा हुआ था। 1.05 वोल्ट। ये सस्पेंडेड स्टेट के बाद जितना भी आपका पार्ट रह जाता है ना, वो आपका PCH के सब स्टेट को 1.05 वोल्ट ही एक्टिवेट करता है। तो इसका एक बहुत बड़ा ह्यूज इनपुट है सब जगह, ये यहीं से आ रहा है। यानी कि वहाँ @ लिखा हुआ है लेकिन वो जंपर शॉर्ट है। मुझे तो नहीं मिला सर इसमें। तो ये आपका VCCP से ही कनेक्टेड है। यहाँ पे जंपर के बाद दूसरा नाम दे दिया, जंपर से पहले दूसरा नाम है। ठीक है, तो जंपर से पहले आपका प्रोसेसर और HM के बीच के कम्युनिकेशन सिस्टम को पावर दे रहा है, और जंपर के बाद में आपके चिपसेट के रन स्टेट को पूरे को पावर दे रहा है। ठीक है, अभी इसमें एक चीज देखो, इसमें मैं एक चीज और बताना वाला था आपको कि इसमें हमारा जो पावर मैनेजमेंट सिस्टम था उसके अंदर पावर ओके का क्या रोल है। ठीक है, अभी देखो हमने ये चीज देखी कि हमारा रन स्टेट हमारा एक्टिवेट हो गया, सारा पावर हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, जब हमारा पावर एक्टिवेट हो गया, सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, कौन सा चिपसेट का, यानी सस्पेंडेड स्टेट से हमारा जो पावर आता है, तो हमारा क्या होगा, ये पावर ओके जो होता है हमारा, ए पावर ओके और पावर ओके, देखो ये दो अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी डिटेल में नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट संडे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका PCH की जो पावर है वो आपकी ओके होती है। तो ये जो आपके लैचेस होते हैं ये ओपन ड्रेन आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये PCH का इंडिकेशन होता है कि हमारा PCH जो है पावर ओके स्टेट में आ गया, उसकी पावर जो है वो ओके, ये एक्टिवेट होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर ये आपका पावर ओके यहाँ पे स्ट्राइक हो जाता है। जब वी गेट आएगा, वी गेट कब आता है, जब आपकी ग्राफिक सप्लाई एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, अभी PCH हमारा बिल्कुल ओके स्टेट में आ गया, यानी कि सस्पेंडेड सप्लाई के बाद में उसकी रन सप्लाईज बन गई हैं। कौन कौन सी, 1.05 और VCCP। ठीक है ना, ऐसे कहाँ जा रही है, प्रोसेसर के अंदर। तो ये आपकी यहाँ पर आती है जब वी गेट, जब आपकी ग्राफिक सप्लाई बन जाती है, तब वो बोलता है कि पूरा सिस्टम का पावर ओके हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर से ये गेट के थ्रू इसको इंडिकेट किया हुआ है, और ये हमारा कहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, PCH का इंडिकेशन हमारा ये किस पे जा रहा है, IO पे जा रहा है। ठीक है ना, अभी देखो यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती है। जो लास्ट टाइम हमने अभी देखा था कि आपका जब पावर गुड S से आता है तब आपका VR ऑन रिलीज होता है। ठीक है ना, अभी एक कंडीशन ये भी है कि VCC S से पावर गुड आ रहा है लेकिन VR ऑन रिलीज नहीं होता। वैसे जनरली VR ऑन रिलीज होता ही होता है। ठीक है ना, S से ही रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन PCH पावर ओके क्या है, ये आपका इंडिकेशन देता है IO को कि अभी मेरा जो PCH है वो पावर ओके हो गया, यानी कि 3 वोल्ट VS, 5 वोल्ट VS, 1.5 वोल्ट VS, 1.05 वोल्ट VS। ठीक है, और दूसरा 1.5 वोल्ट VS जो आपकी VCC कोर है, और ASW जो एक्टिव स्लीप वेल की सप्लाई में भी जाती है। यानी चिपसेट की दो सेक्शंस में अगर सप्लाई जाती है तो आपका PCH पावर ओके रिलीज होता है। वो कौन सा है कि 1.5 वोल्ट आपकी बन गई, और उसके बाद में हम एक बार दिखाता हूँ मैं ऊपर चल के आपको, जो हमने अभी देखा था ASW वाली जो सप्लाईज थी, है क्या, इस पे वापस जाते हैं। इसमें एक तो ये VCC कोर,
ठीक है, ये वाली VCC कोर जो आपकी ये सप्लाई आपकी आती है, तो आपका क्या होता है, पावर ओके और एक आपका VCC ASW, ये दो सप्लाईज जो होती हैं एक्टिव स्लीप वेल की, ये दोनों सप्लाईज आपकी एक्टिवेट होनी जरूरी है, तो भी ये दोनों आपका रिलीज होता है। अभी यहाँ पर ना दो चीजें हैं, एक है A पावर ओके और एक है P पावर ओके, पावर ओके। ठीक है, यहाँ पर ये आपके दो सिग्नल है। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, जैसे कि हमारा ये कौन सा डीप स्लीप वेल का पावर ओके और RSM रीसेट एक साथ जोड़ा हुआ था लास्ट टाइम जो हमने इसका स्टडी किया था। ठीक है, ये दोनों एक साथ जोड़ा था, यानी कि अभी ये डीप स्लीप वेल भी सबसे पहले एक्टिवेट होना चाहिए और उसके बाद में सस्पेंडेड स्टेट, चिप का जो सस्पेंडेड स्टेट है वो एक्टिवेट होना चाहिए, तब ये दोनों सिग्नल हाई होंगे। ठीक है ना, अगर ये एक साथ जुड़े हुए हैं तो। ऐसी सेम इसमें कि सबसे पहले एक्टिव स्लीप मोड आपका जब तक आपके ASW जो आपकी सप्लाई जो हमने देखी अभी, उसके ऊपर अगर वोल्टेज नहीं है तो A पावर ओके नहीं रिलीज होगा। ठीक है, अगर आपकी मेन पावर सप्लाई पे वोल्टेज नहीं है यानी 1.05 वोल्ट नहीं है तो ये P पावर ओके यानी पावर ओके ये रिलीज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, एक भी अगर इंटरनली पुल डाउन होगा यानी ग्राउंड से एक्टिवेट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि अगर ASW पे सप्लाई आ रही है और कोई भी PCH की मेन सप्लाई एक्टिवेट नहीं है तो दोनों में से कोई भी पावर ओके रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अभी सर ये कैसे पता चलेगा APW ओके के पावर ओके सही है? अरे बस कुछ नहीं ना, बीच में से ट्रैक कट कर दो। ठीक है, ट्रैक आप कट करोगे तो आपको इंडिविजुअली इसका आउटपुट मिल जाएगा हाई का और लो का, कि कौन से वाला आपका एक्टिवेट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। अगर आपका A पावर ओके एक्टिवेट हो रहा है दैट्स मीन आपका क्या है, क्लॉक सेक्शन जो है आपका एक्टिव स्लीप वेल चिपसेट का, जो कि क्लॉक को ऑपरेट करता है, चिपसेट के क्लॉक सेक्शन को ऑपरेट करता है, DMI को FDI को ऑपरेट करता है इंटरनली। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ये अभी नेक्स्ट टाइम हम ये पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्शन किस किस सप्लाईज के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले कि पावर ओके जब रिलीज होगा या A पावर ओके रिलीज होगा, कोई दोनों रिलीज होंगे कब, जब दोनों की सप्लाई, दोनों की PCH वाली सप्लाई 1.05 वोल्ट एक्टिवेट हो चुकी होगी, अच्छे तरीके से स्टेबल होगी, और ASW यानी सारी क्लॉक्स जनरेट हो चुकी होंगी और स्टेबल होंगी, तो उसमें आपका ये वाला ये दोनों के दोनों पावर ओके रिलीज होते हैं। अगर आपका PCH पावर ओके आपको मिल रहा है, ठीक है, तो दैट्स मीन आपका चिपसेट जो है वो अपने सस्पेंडेड स्टेट से बाहर आके रन स्टेट में प्रॉपर तरीके से आ गया। अभी इसमें ना एक स्टेट करके होता है सिग्नल, ये क्या होता है, सस स्टेट। ठीक है, ये सस स्टेट क्या होता है, ये आपका सस्पेंडेड स्टेट का एक स्टेबल सिग्नल होता है। अगर आपका सस्पेंडेड स्टेट पे आपको लो मिलता है यानी इस पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही यानी अनेबल है, ठीक है, तो आपका PCH का जो, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिस्टम पावर मैनेजमेंट, ये PCH के सिस्टम पावर मैनेजमेंट सिग्नल्स हैं। इसमें से आधे से ज्यादा सिग्नल्स तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने कौन कौन से नहीं पढ़े हैं इसमें, इसमें हमने A पावर, P पावर ओके, सिस्टम पावर ओके, सिस्टम रीसेट, ठीक है, ये तीन नहीं पढ़े हैं, और एक ये PM सिंक नहीं पढ़ा है हमने, बाकी सब तो हमारा, और एक ये क्लॉक वाला, सॉरी, ठीक है, क्लॉक वाला, ये क्लॉक रन वाला ये सिग्नल अभी आएगा। तो उससे पहले अभी यहाँ पर हमारा क्या, पावर ओके ये आ गया, और ये आपका सस्पेंडेड स्टेट, आपका सस्पेंडेड स्टेट जो है वो स्टेबल जब होता है ना तब ये सिग्नल आपका अनेबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चिपसेट का रन स्टेट है, जिसमें हमने कुछ कुछ किसके बारे में बात की है, प्रोसेसर के बारे में, वीकोर सेक्शन के लिए। अभी आपका ना मैक्सिमम फंडा इस बात पे भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि वीकोर कब जनरेट होती है। ठीक है ना, जबकि हम वीकोर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे अभी, लेकिन उसका कुछ पार्ट हम अभी से भी स्टडी करना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा PCH का। अभी PCH का ओवरऑल सिस्टम, इसमें मैंने जो अपना ये स्लाइड शो बनाया था, इसमें मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसके अंदर ना अभी P पावर ओके डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, A पावर ओके डिफाइन नहीं है, इसको मैं आपको और रेक्टिफाई करके आपको दे दूंगा। ठीक है ना, वो इसमें बनाना भूल गया मैं। उसके बाद में ये हमारा 8051 का था माइक्रो कंट्रोलर का, तो
इसमें क्या है, जब ये आपका वी आर ऑन, ये आपका क्या एस से वापस आया ना यहाँ पे एसी के अंदर, तो जब आपकी ये कौन कौन सी वोल्टेज बनती है, 1.8 वोल्ट वीएस, 1.05 वोल्ट एएसडब्ल्यू सेक्शन के लिए, डीएमआई क्लॉक सेक्शन, एएसडब्ल्यू से ही क्लॉक सेक्शन एक्टिवेट होता है, ठीक है। और डीएमआई सेक्शन हो गया, उसकी सप्लाई वीसीसीआईओ को सप्लाई जाती है, वी कोर की सप्लाई। जब ये वाला सेक्शन, ये ना, ये वाला आपका, ये सप्लाई आपका प्रॉपर स्टेबल हो जाता है ना, तब आपका पीसीएच का पावर ओके और ये निकलता है। ये आपका बेशक स्टेबल ना हो वीएस और 1.8 वोल्ट वीएस, ठीक है ना, ये स्टेबल नहीं है या यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है, तो भी आपका पावर गुड निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि पावर गुड के लिए ये इंडिकेशन, यानी चिपसेट आपका, अभी ये क्या है, ये ड्राइवर सेक्शन की सप्लाई है, और जब आपका सीपीयू कम्युनिकेशन करेगा उसके साथ सेक्शन की सप्लाई है, यानी कि ये इंडिविजुअली वर्क करने वाले सेक्शन है जो कि सिर्फ प्रोसेसर के साथ में एक्टिवेट होंगे। जब उसका वी कोर सेक्शन एक्टिवेट होगा उसके बाद ही इनका वर्किंग प्रोसेस आएगा। उससे पहले अगर ये जनरेट नहीं भी हो रहे हैं ना, तो भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला हमें चिपसेट के मेन कोर्स के लिए जो है, ये इस पे एक्टिवेशन पे, इस पे ध्यान देना होता है कि डीएमआई सेक्शन, ये एएसडब्ल्यू और 1.05 वोल्ट की ये सप्लाई बन जाए। सस्पेंडेड स्टेट्स की सारी सप्लाई बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। ये वाली नहीं भी बनेगी ना 1.5 वोल्ट सीपीयू रैम वाली, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब ये कब काम आएगी, जब आपका रैम सेक्शन से कम्युनिकेशन होगा, यानी कि जब आपका सीपीयू रीसेट हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद ये पारा सेक्शन पे सप्लाई, यानी कि डिस्प्ले नहीं आएगा, तब उस केस में हम जाएंगे, तब इन सेक्शंस को ये सब कुछ एक्टिवेट होना चाहिए सब। लेकिन अभी पीसीएच के लिए, पावर गुड के लिए या ए पावर गुड के लिए, दोनों के लिए आपका ये सप्लाई एक्टिवेट होना, यानी पीसीएच का रन स्टेट में जाना जरूरी है। ये सप्लाई पीसीएच को रन स्टेट में जाने में मदद नहीं करते हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शंस की सप्लाई है जिसपे कि प्रोसेसर कम्युनिकेशन करता है, तो वो भी एक्टिवेट होना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हमने एक ही चीज आज के इस क्लास में हमने क्या पढ़ी है, ओवरऑल एक ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ कि पावर बटन प्रेस करने के बाद में स्लीप मोड की सप्लाईज आती हैं, वो आपकी सस्पेंडेड और सिस ऑन को रिलीज करती है, जिससे रैम सेक्शन एक्टिवेट होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, सिस ऑन की रैम सप्लाई नहीं भी बन रही होगी तो भी सिस्टम का पावर ओके कई बार रिलीज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रैम सेक्शन क्या है, वो रैम को ही पावर दे रहा है। सस्पेंडेड स्टेट जो है वो रैम को पावर दे रहा है। इसका मेन यूज कब आता है, जब आपका सिस्टम स्टैंड बाय में जाता है ऑन होने के बाद में, तो तब वो है ना इस सप्लाई को एक्टिवेट करके रखता है और बाकी सप्लाईज को बंद कर देता है, यानी सस्पी उस केस में बंद हो जाता है, सिर्फ रैम सेक्शन पे सप्लाई रहती है, ठीक है ना, जब स्टैंड बाय मोड में होता है। तो जब तक वो क्या होती है हमारी, एक क्या कहते हैं उसको, वोलेटाइल होता है शायद, ठीक है, कि उसमें डेटा सेव नहीं होगा अगर उसमें पावर रहेगी तो, ठीक है। तो वो क्या होता है उसमें, तो पावर उसमें रखनी पड़ती है अगर आपको स्टैंड बाय स्टेट में उसको रखना है, या कुछ डेटा लोड करके रैम के अंदर जो हम रखते हैं उसे कहते हैं सस्पेंडेड स्टेट, ठीक है, जब रैम में सारा डेटा होता है। और जब सारा डेटा हार्ड डिस्क के अंदर होता है उसे कहते हैं हाइबरनेट, ठीक है। तो सारे का सारा डेटा कॉपी करके वो हाइबरनेट में कर देता है। स्लीप मोड क्या होता है, जब आपका डेटा प्रोसेसर में, रैम में तो रहता ही है, साथ में प्रोसेसर का कुछ पार्ट जो है वो प्रोसेसर के साथ भी रहता है, ठीक है, तभी आप बटन हल्का सा दबाते तो वो ऑन हो जाता है। वो स्लीप मतलब एक हल्की सी झपकी आई है उसे। स्टैंड बाय मतलब वो तो सब कुछ पैक कर करा के अपना ताम झाम लेके साइड में बैठ गया, ठीक है। और हाइबरनेट मतलब यह है कि वो तो लंबी निंद्रा में चला गया, कब उठेगा पता नहीं, जब आप बटन दबाओगे तब आएगा वो होश में, ठीक है। तो हाइबरनेशन अलग अलग सिचुएशन में, स्लीप होता है कम समय के लिए, आपने अब थोड़ी थोड़ी देर में आपको टाइम लगता है, उसमें आप स्लीप मोड यूज करते हो। स्टैंड बाय 1 घंटा लगने वाला है, हाइबरनेट कल ही ऑन करूंगा अब मैं, ठीक है। तो ये सब चीजें वैसे यूज होती हैं। और शट डाउन तो आपको प्रॉपर होता है, लेकिन उसमें कोई डेटा नहीं होता, एक वर्किंग डेटा के साथ ऑन करने के लिए ये सब चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये SLP आएगा, ये सब रैम की सप्लाई बनेगी आपकी, ठीक है ना, और ये फिर आपका सस्पी आएगा तो आपके सस्पेंडेड की ये सारी सप्लाई बनेगी जो आपकी इसमें जाएगी प्रोसेसर में, ठीक है। और उसके बाद ये सॉरी पीसीएच में जाएगी, और उसके बाद में आपका क्या बनेगा, इसी से आपकी VCCP बनेगी और VCC S से बनेगी। S से जो होगी आपके प्रोसेसर पे जाएगी, ठीक है ना। सर्विस एजेंट जो आपकी VTT की सप्लाई होती है, जो कि हमें मदद करती है
पीसीएच के साथ कम्युनिकेशन करने में, रैम के साथ भी कम्युनिकेशन करने में मदद करती है हमारी, ठीक है। और इसके बाद में आपका वीसीसी सप्लाई आपकी यहाँ पर एक्टिवेट होती है पीसीएच के अंदर, जो कि आपकी एएसडब्ल्यू सिस्टम को सप्लाई देती है और पीसीएच के कोर वेल को सप्लाई देती है, ठीक है। इन दोनों को जब सप्लाई जाती है तो आपका कौन सा सिस्टम रिलीज होता है, पावर ओके या ए पावर ओके। इनको ना सोनी के अंदर आप देखेंगे तो ये सेपरेट भी यूज होता है किसी किसी में। सोनी के अंदर बहुत मतलब आप अगर आप एक्चुअल में किसी को स्टडी करना चाहते हो लैपटॉप को, तो आप सोनी के ऊपर वर्क कीजिए, उसके ऊपर अपनी स्टडी को मेंटेन कीजिए। तो उससे क्या होगा, क्योंकि सोनी इतना थ्योरेटिकल इतना हाई है कि वो उसको बिना प्रैक्टिकल के आप समझ नहीं सकते, ठीक है। इसलिए मैंने वो सोनी नहीं लिया, फिर भी हम एक बार बीच में सोनी के ऊपर भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो आपका एक्टिव स्लीव वेल और कोर वेल पे जैसे आता है तो पावर ओके और एक्टिव पावर ओके आपका रिलीज होगा, आईओ को जाएगा, ठीक है। और उधर से सर्विस एजेंट आएगा, ठीक है, तो आपका वी आर ऑन रिलीज होगा। कई बार ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना वी आर ऑन रिलीज नहीं करते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है कि जो आपका वीसीसीएस से या वीसीसीपी के पावर गुड जो होता है उसके थ्रू ये मॉनिटराइज होता है। नहीं तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन तक था वहां पर क्या होता था, जो आपका SLP3 के बाद में जो नेक्स्ट सिग्नल ऑटोमेटिक रिलीज होता था वो होता था वी आर ऑन। अभी थर्ड फोर्थ जनरेशन था, ये भी प्रोग्रामेटिकली रिलीज होता है, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या होता था, S5 S4 S3 वी आर ऑन सब रिलीज लाइन बज लाइन, ठीक है। तो वो रिलीज होना ही होता था, वो वी आर ऑन हर हालत में ही आ जाएगा, चाहे आपका रैम तक ही सप्लाई बन रही है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी इसको प्रोग्रामेटिकली एक सिस्टम वाइज सब कुछ अरेंज किया जा रहा है, तो जिसके हिसाब से ये सब काम होता है। तो अभी क्या था 8051, ये एक है ना प्रोग्रामिंग वाली ईसी आती हैं जो अपनी नॉर्मली थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो ये क्या होता है, इसमें हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है इंटरनल, इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ वैसे। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ये हमारा बेसिकली क्या करता है, ये हमें कीबोर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देखो कुछ भी कोई भी अगर आप किसी भी आप सिस्टम के ऊपर देखेंगे तो एक है ना आपको ना यूजर इंटरेक्शन चाहिए ही होता है, ठीक है। तो यूजर इंटरेक्शन के लिए हमें कीबोर्ड माउस ये सब यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कीबोर्ड के थ्रू 8051 माइक्रो कंट्रोलर को इंटरनली बिल्ड करना कि सिर्फ कीबोर्ड कंट्रोलर के लिए, वो एक मतलब एक तरीके का क्या है, एक शक पैदा करता है कि मतलब हम सिर्फ कीबोर्ड के लिए यूज कर रहे हैं उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। कीबोर्ड से कंट्रोलर से यूज करने का मेन पर्पस ये है कि उसके कीबोर्ड कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना, एक यूजर को पूरा सिस्टम ना खोलना पड़े। जैसे हम अगर मैं बात करूं एप्पल की, या मैं बात करूं क्राइसिस रिकवरी की बात करते हैं कि विंडोज प्लस बी अगर हम दबाते हैं ना और पेन ड्राइव लगा होता है और सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, विंडोज का एचपी में जनरली आपका क्राइसिस रिकवरी चालू हो जाता है, बायोस ऑटोमेटिकली कवर होता है, ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। और दूसरा कि FN प्लस में एस्केप ESC वाला जो कोने का ऊपर का बटन, उसको दबा के अगर हम पेन ड्राइव लगाते हैं और FD फाइल पेन ड्राइव में रखते हैं FAT32 में फॉर्मेट करके, तो वो क्या होता है, वो एसर के लिए उसका क्राइसिस रिकवरी होता है। आपको खोलने की सिस्टम जरूरत नहीं है, वो पेन ड्राइव में FD फाइल रखो एंड FN और एस्केप दबाओ और सिस्टम को ऑन कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपका जंप कर जाता है क्राइसिस रिकवरी में और बायोस को रिकवर करता है। ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल फंक्शन हमने दिया है आजकल के सिस्टम्स के अंदर में, जहां से आपके बायोस को ऑटोमेटिक कवर किया जाता है। अभी जैसे HP के अंदर है ना, जब आप करते हो बायोस को अपग्रेड करते हो तो वो बोलता है कि कई बार बोलता है कि एक पार्टीशन बना रहा हूं मैं जहां से आपका बायोस अगर गड़बड़ होगा ना तो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। HP के अंदर एक ना अलग से पार्टीशन बन जाता है उसके लिए, वो बायोस के साथ में इंटीग्रेट होके आता है वो सिस्टम, तो आप बना सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। तो वो चीजें कहाँ से कंट्रोल होती हैं, वो सब चीजें जो कंट्रोल होती हैं वो आपकी कंट्रोलर से ही कंट्रोल होती हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोलर से
कंट्रोल होने के बाद में क्या, वो सब एक शॉर्टकट मेथड आपका बना दिया जाता है जिससे कि आपके ये चीजें कवर होती हैं। ठीक है, तो ये मेन पर्पस तो यही है इसका कवर करने का। ठीक है, और उसके बाद में आपके ये सब फैन कंट्रोलर आ जाते हैं, एसएम बस कंट्रोलर आ जाते हैं। ठीक है, और जीपीआईओ कंट्रोलर आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एसपीआई कंट्रोलर जो होता है, ये सब जो आपके इंटरफेस है ना, ये सब इससे ना कंट्रोल होते हैं सेपरेटली, जिसकी वजह से आपका ये 8051 एक सेपरेट कंट्रोलर कर लिया कि जिसको कहीं से कमांड लेने की जरूरत नहीं है, इंटरनली अपने ही ई फ्लैश जो इसका सिस्टम होता है 128 KB का, उससे इसके अंदर इसका प्रोग्राम होता है और सब चलता है। और ये आपका 8051 का क्लॉक सिस्टम होता है। आपने एक चीज नोटिस करी हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने कई बार नोटिस किया है कि न्यूटन की एक आयो आती है 781 या 895, उसके अंदर एक्सटर्नल क्लॉक भी नहीं होती है और सस क्लॉक भी नहीं लगी होती है। ठीक है ना, मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं उसमें। तो वो क्या होता है, वो कहाँ से जाता है, तो उसमें जो आपका एक है ना हार्डवेयर लेवल पे एक प्रोग्रामिंग बनाई जाती है जिससे कि ऑटोमेटिक सारे फंक्शन करते हैं। और उसमें एक इंटरनल क्लॉक होती है जो कि आपकी 33 मेगाहर्ट्ज से क्लॉक एलपीसी, और ये क्लॉक एलपीसी के लिए तो 33 मेगाहर्ट्ज क्लॉक होती है। एक इंटरनल क्लॉक आपकी डीपीएलएल बनती है जो कि आपकी एक्सटर्नल क्लॉक से भी प्रोवाइड होती है और 8051 के इंटरनल क्लॉक से भी वो जनरेट होती है। ठीक है, तो वो क्लॉक क्या करती है, वो इंटरनली प्रोग्राम को एक क्या कहती है, रीडिंग का एक कैलकुलेशन का फंडा देती है, जिससे 8051 अपना सेपरेट कंट्रोलिंग सेपरेट क्लॉक सिस्टम पे वर्क करता है। तो ये डीएलएल जो क्लॉक्स होती हैं, पीडीएलएल, डिजिटल फिजिकल लिंक लाइब्रेरीज बोल सकता हूँ मैं इसको। तो ये एसपीआई के लिए एक तो जनरेट करती हैं आपकी। ठीक है, एसपीआई रोम के लिए क्लॉक्स जो बनती है, अगर आपका आईओ के अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो आपका क्लॉक जब तक नहीं आएगी तब तक आपकी आईओ की रोम या आईओ की ईसी जो है वो एक्टिवेट नहीं होती है। ठीक है, और इंटरनल 8051 को वर्क करने के लिए उसकी एस रैम्स होती हैं, जीपीआई उसको वर्क करने के लिए उसकी क्लॉक जो होती है वो भी वहीं से जनरेट होती हैं। ठीक है, और जो आपके पेरिफेरल्स जुड़े हुए होते हैं जैसे एलपीसी, एलपीसी तो नहीं बोलूंगा, जैसे आपका माउस हो गया, आपका सीरियल हो गया, ठीक है ना, सीरियल इंटरफेस हो गया, और है जैसे आपका, और क्या हो सकता है आईओ के साथ में जुड़े हुए होते हैं, वो सब पेरिफेरल्स को जो क्लॉक जाती है वो यहाँ से जाती है। तो ये 8051 का इंटरनली उसका भी एक क्लॉक सेक्शन होता है जहाँ पे वो वर्क करता है। ठीक है ना, तो वो आपका एडीसीओ एनालॉग डिजिटल क्लॉक आउटपुट सिस्टम है ये। तो वहाँ से आपका ये वर्क होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि हर बार आपको बाहर से क्लॉक प्रोवाइड हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। नोटॉन के अंदर मैंने अभी अभी रिसेंटली ये ऑब्जर्व किया है अभी के कि ऐसा कुछ है उसमें। तो और उसके बारे में स्टडी होगा तो मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगा, अभी फिलहाल उसका मुझे इतना पता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन है, वो मॉड एडिट करके मैं ये आपको ग्रुप में डाल दूंगा तो आप वहां से देख सकते हो। तो अभी के लिए यही है। अभी अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। बताओ सर। अरे 1 2 3 4 5 कौन गया? पूछिए, किसी को कुछ पूछना है मुझसे? आवाज आ रही है सबको मेरी?
भाई किसी को कुछ पूछना है अपना माइक म्यूट करके अनम्यूट करके पूछ सकता है, या सबका अनम्यूट करूं मैं? हाँ कौन थे? हाँ जी सर, बोलिए सर, कौन कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं समझ में आया हो या? हाँ चलो, शिवराम सर पूछ रहे हैं सप्लाई के रिलीजिंग पॉइंट, जैसे सप्लाई के रिलीजिंग पॉइंट लाइक, ये मेरे को समझ नहीं आया। हम्म ठीक है। अभी देखो, हमें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता हूँ कि अगर हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि हमें क्या चेक करना है, चलो इतने, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमें चेक क्या क्या करना है। ठीक है, स्टेप्स बताते हैं कि हमें एक्चुअल में ये सब चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले आईओ के ऊपर आपके एसएलपी के ये सिग्नल होने चाहिए जो कि डिसेबल होने चाहिए पावर बटन प्रेस करने के बाद में। ठीक है, तो SLP5 और SLP3 आ रहा है, दैट्स मीन आपका आईओ को सस ऑन और सस पी दोनों रिलीज करना है, वो आउटपुट मिलना चाहिए आपको इन दोनों के सिग्नल के आते ही। ठीक है, इसमें मैंने डिफाइन किया हुआ, अगर आप देखेंगे ना, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 7, ठीक है, 8 9 10 11, ये सब सिग्नल्स हैं। इसमें मैं अभी आपको थोड़ा सा ऐड करके और दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको SLP4 SLP3 SLP5 आपको चेक करना है आईओ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में आपको आईओ के ऊपर ही सस पी और सस ऑन चेक करना है कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट क्या चेक कर सकते हो, पावर ओके, ये पावर ओके और पावर ओके आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ एस से पावर गुड आपका वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, हो सकता है ये सप्लाई ना बन रही हो, ये दोनों बन रही हो, तो एस से पावर गुड तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो SLP5 चेक किया, 3 चेक किया, सिस ऑन चेक किया, सस पी चेक किया, आउटपुट आ रहा है, तो मैक्सिमम ये सप्लाई बनेगी, रादर की कोई आईसी खराब हो। ठीक है, तो उसके बाद में सस्पी आ रहा है, उसके बाद में आपको सीधा एस से चेक कर लो आईओ के ऊपर कि सिस्टम का पावर, सिस्टम एजेंट का पावर गुड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सिस्टम का पावर गुड आ रहा है, यानी कि VCC का भी पावर गुड आ रहा है, तभी सिस्टम का पावर गुड आ रहा है, वो सिस्टम एजेंट का पावर गुड आ रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में सीरियल वाइज जुड़े हुए हैं, तो VCCP बनेगी तो पावर गुड निकलेगा। ठीक है, तो आप एस से कर लो, अगर ये नहीं आ रहा तो फिर बैकवर्ड जाओ वापिस आईसी तक, पावर गुड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये पावर गुड निकल रहा है, हाँ, एसए की सप्लाई बन रही है, हाँ, लेकिन उसका पावर गुड नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये आईसी में प्रॉब्लम होता है जनरली। ठीक है, अगर पावर गुड आके आईओ में जा रहा है और उधर से आपका ये सप्लाई तो बन गई, उसके बाद में आप चेक कर लो कि आपका क्या नहीं आ रहा, ए पावर गुड या पावर गुड, पावर ओके वाला जो सिग्नल था, एक्टिव पावर ओके और पावर ओके जो आपका मेन था, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा है, दैट्स मीन आपका 1.05 वोल्ट यहाँ सप्लाई जो जनरेट होनी चाहिए थी वो आपकी प्रॉपर नहीं हो रही है पीसीएच के ऊपर। ठीक है, पावर ओके आपका अगर यहाँ वो भी मिल रहा है, दैट्स मीन आपका चिपसेट ओके। चिपसेट ओके मतलब चिपसेट का वर्किंग, पूरा पावर मैनेजमेंट सिस्टम ओके है। ठीक है ना, अभी आगे
डेटा कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, क्योंकि वो जब प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन करेगा तब वो चेक होगा। ठीक है, तो ए पावर ओके आपका आ गया। तो यहाँ पे हमारा पीसीएच ओके है और ईसी भी ओके है अगर वी आर ऑन निकल जाता है। तो इस स्टेज तक हमारा ये दोनों चीजें ओके हैं। तो हमें क्या चेक करना है, SLP5 SLP3 सस ऑन सस पी एस से पावर गुड, ठीक है, और ए पावर गुड और पावर गुड पावर ओके जो पीसीएच से आएगा ईसी में वो, और वी आर ऑन। अगर ये तीनों चारों चीजें हमें अपने को मिल जाती हैं प्रॉपर तरीके से, तो यानी कि हमारे दोनों चिपसेट या ईसी और चिपसेट तो प्रॉपर हैं। अगर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है आउटपुट में, तो वो उस केस में फिर हमें आईसीज को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वीएस कई बार होता है 3 वोल्ट वीएस लो हो जाता है, ठीक है ना, 1.5 वोल्ट वीएस जो रैम के अंदर जाता है, ये प्रोसेस सीपीयू वाला, ठीक है ना, रैम की उससे निकल के, तो वो वाला आपका कई बार लो हो जाता है, हाफ वोल्टेज ही बनाता है। तो उस केस में फिर हमें ये वोल्टेजेस भी चेक करनी है। ठीक है, आपको वैसे तो जनरली अगर ये सब पावर गुड और ये सब सिग्नल ओके है ना, तो वोल्टेजेस जनरली ओके होती हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर ना इनके पावर गुड आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यूज ही नहीं करते उनको। अगर मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये हमारा क्या है, सिमेटिक। चलो इसके लिए हम जरा देखते हैं कि हमारा जो 1.5 वोल्ट और ये सप्लाई बन रही थी उनकी पावर गुड कहाँ यूज हो रही है। पावर गुड अच्छा नीचे ही है, सप्लाई ये, ठीक है। अब ये देखो इसमें है ना, इसका पावर गुड ये तो 3 वोल्ट ऑलवेज है ये, ठीक है ना, ये क्या बना 1.8 वोल्ट वीएस, इसका पावर गुड है, इसमें पावर गुड ये है, ठीक है ना, 4 वोल्ट 4 नंबर पे, लेकिन क्रॉस है, इसको यूज ही नहीं किया हुआ उन्होंने। ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा ना 3rd जनरेशन 4th जनरेशन पे, तो वहां पर है ना ये सप्लाईयों का पावर गुड यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, डेल वाले, ये डेल का आर्किटेक्चर है। ठीक है ना, कहाँ से हम वो पावर गुड उन्होंने कहाँ से यूज किया, वीसीसीपी से, यानी कि जब आपकी चिपसेट की मेन सप्लाई बनेगी, ठीक है ना, जो आपके एक्टिव स्लीप मोड को एक्टिवेट करेगी और कोर वोल्टेज को एक्टिवेट करेगी, वहां पे उन्होंने पावर गुड को यूज किया, किसके लिए, सिस्टम एजेंट पे सप्लाई दिया उसके अनेबल पॉइंट पे। ये देखो कहां पर है, ये वीसीसी बनी, ठीक है ना, ये कौन सी है, ये आपकी चिपसेट की सप्लाई बनी। ठीक है, चिपसेट की सप्लाई बनी तो इसका पावर गुड ये रहा। ये पावर गुड देखो अभी सर्विस एजेंट की आईसी के अनेबल पे स्ट्राइक करेगा, ये उसका अनेबल पिन पे आ रहा है, ये देखो ये आपका गया कहाँ, अनेबल पिन पे आ गया। जब तक उसका पावर गुड नहीं निकलेगा, ये इसके अनेबल पे नहीं आएगा, तो ये वाली सप्लाई एक्टिवेट नहीं होगी, जो कि आपकी कौन सी सर्विस एजेंट की सप्लाई है। ठीक है, तो ये सर्विस एजेंट की सप्लाई भी आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए ये। ठीक है, इसमें ये दिखा भी रखा है कि वीसीसी से भी सर्विस एजेंट पे सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिलहाल ये यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से उनकी पावर गुड हमें यूज नहीं किया, तो उनको हमें चेक करना ही, उनको चेक करना जरूरी है एक्चुअली। ठीक है ना, क्योंकि अगर वहां पे सप्लाई नहीं बन रही होगी तो वहां कोई ड्रॉपेज या बैक इंडिकेशन नहीं है। शॉर्टिंग होगी तो अलग बात है, शॉर्टिंग होगी तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि लोड एम्पीरेशन बढ़ता है उसमें, तो गर्म भी होती है, हीटिंग भी होती है। लेकिन अगर वो सप्लाई हाफ बन रही है, अधूरी बन रही है, तो वो उस केस में आपको पता ही नहीं चल पाएगा उस केस का। तो उसके लिए, क्योंकि उसका कोई फीडबैक पॉइंट यूज नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना, इसका पावर गुड चला गया आयो में, तो लेकिन इनका कोई पावर गुड कहीं यूज ही नहीं किया हुआ है, ये देखो इसका पावर गुड यूज ही नहीं किया हुआ है इन्होंने। तो अगर यहाँ पे सप्लाई में कोई प्रॉब्लम होगी, या लो बन रही होगी या हाफ बन रही होगी, तो वो आपको मैन्युअली जाके चेक करना पड़ेगा सप्लाई, कौन सी वीएस वाली सप्लाई को, सॉरी। ठीक है, तो ये इसका वो है टेस्टिंग पॉइंट, यही है इसके। ठीक है, ये इनके ये टेस्टिंग पॉइंट, वैसे जो मैंने आपको नंबर जो लिखे हुए हैं ना इसके ऊपर, ये सब टेस्टिंग पॉइंट ही हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब टेस्टिंग पॉइंट है। इसमें से जौन सा आपका नहीं मिल रहा है उसके बैकवर्ड जाओ कि उसके बाद उससे पहले वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 6 नंबर पे आपको ये सारी वोल्टेजेस के पॉइंट चेक करने हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
और किसी को कुछ पूछना है? चलो तो सर आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट संडे और इससे कुछ अच्छा करते हैं, और डिटेल में लेकर आता हूँ मैं इसको, और अलग अलग सेक्शन को हम डीपली थोड़ा स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए गुड डे एंड हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।